नमस्कार जी। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं उसका पर्पस सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मेरा और मेरे चैनल का एक ही इंटेंट है, जो अपने पास थोड़ी बहुत नॉलेज स्किल है वो हम अपने रिटेल भाइयों को, फ्रेशर्स को, बिगनर्स को बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी मॉनेटरी बेनिफिट के, बिना किसी फीस के देना चाहते हैं। हम आपको अपनी तरफ से किसी भी तरह की कोई ट्रेड रिकमेंडेशंस, गेट रिच क्विक स्कीम्स, कोई कॉल्स, कोई पुट्स पे रिकमेंडेशंस नहीं देना चाहते, आपको कभी भी नहीं देंगे। आपको हमारे चैनल से कभी भी किसी तरह के वेबिनार, सेमिनार, सब्सक्रिप्शन, मेंबरशिप, कोर्सेज, वीडियोस, थर्ड पार्टी लिंक्स नहीं मिलेंगे। हम आपको अपनी तरफ से कोई भी चीज बेचना नहीं चाहते, ये हमारे असूलों के खिलाफ है। हम समझते हैं सब चीजें मार्केट में अवेलेबल है। प्लीज अपने रेशनल माइंड का यूज करें और जो आप ठीक समझे वो आप खरीदें। मामला आपके पैसे का है, अननेसेसरी किसी पे ट्रस्ट करना एक सेंसिबल आइडिया नहीं होगा। जहां तक आपके ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग डिसीजंस का सवाल है, हमारी समझ कहती है सरकार ने सेबी रजिस्टर्ड मेंबर्स अपॉइंट किए हुए हैं, वो बहुत समझदार लोग हैं। आपको कुछ भी माल खरीदने और बेचने से पहले सिर्फ उन्हीं की बात सुननी है, क्योंकि वही एक सबसे ज्यादा स्मार्ट सेंसिबल आदमी है जो आपको एक करेक्ट एडवाइस दे सकता है। मैं और मेरे जैसे जितने भी चैनल्स मार्केट के अंदर हैं, स्पेशली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, आप इनको यूज करें अपना स्किल डेवलप करने के लिए और अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए। इनसे कभी भी किसी भी तरह के ट्रेड रिकमेंडेशन की उम्मीद भी ना करें और इनसे कभी भी ट्रेड रिकमेंडेशन ले भी नहीं। डिस्क्लेमर भी हो गया, इंट्रोडक्शन भी हो गया, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज के वीडियो के साथ। जैसा आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया, मैं समझता हूं ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजी ये एक ऐसा पीस है, ये एक ऐसी चीज है जो मेरे को समझता है रिटेल कम्युनिटी में शायद कोई 80% लोगों को भी, अगर मैं कहूँ ना तो ये कम होगा, शायद उससे ज्यादा परसेंटेज ऑफ लोगों को ये उनका एक पसंदीदा टॉपिक है। ये एक हॉट टॉपिक है। हर कोई ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजी के बारे में बात करना चाहता है, सर्च करना चाहता है, ऑप्शन बाइंग सेटअप ढूंढना चाहता है और ऑप्शन बाय करके अच्छा पैसा बनाना चाहता है, और इसमें कोई गलत नहीं है। मैं इस ऐसे ओपिनियन का, इस ऐसे जेस्चर का मैं बिल्कुल रिस्पेक्ट करता हूँ, फुल रिगार्ड करता हूँ। अगर ऐसी कोई चीज है मार्केट में और हमारा उस तरफ रुझान है, तो डेफिनेटली हम उसके बारे में बात क्यों ना करें। मैंने सोचा जो मेरे पास ऑप्शन बाइंग स्पेशली से लेकर के स्किल है, वो मेरी ड्यूटी बनती है, वह मैं अपने भाइयों को दे दूं कि अगर ऑप्शन बाइंग ही करनी है और ऑप्शन बाइंग करके करियर बनाना है, और साइमल्टेनियसली अगर मुझे एज मयंक कोई ऑप्शन बाइंग करने का मौका मिले, तो मैं कहां कहां पर ऑप्शन बाइंग करूंगा या करता हूं या करना चाहूंगा। तो आज वो मेरा सेटअप आपके सामने मैं प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए, फिर तो कोई ऐसी बात ही नहीं है। मैंने आपको अपनी तरफ से थोड़ा सा इस पे भी ब्रीफ कर दिया कि आज हम ऑप्शन बाइंग की कोई स्ट्रैटेजी बनाने की कोशिश करेंगे। ऐसी स्ट्रैटेजी जो एक रिटेल फ्रेशर बिगनर, जो मार्केट में नया एंट्रेंट है, जिसको अभी टेक्निकल एनालिसिस और बहुत सारी चीजों के बारे में नहीं पता, वो भी अगर आज मेरे इस 1 घंटे या फला जितनी देर का भी वीडियो बनेगा उतनी देर इस वीडियो को देख लेता है, तो वो भी अपनी थोड़ी थोड़ी नॉलेज एनहेंस करके जीवन में आगे बढ़ सकता है। भगवान का नाम लेते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं आप सबके आशीर्वाद से। चलिए, आइए आगे बढ़ते हैं। जैसा थंबनेल है, थंबनेल के पीछे नीचे टाइटल लिखा हुआ है, टाइटल के पीसेस को उठा करके शुरू करते हैं। सबसे पहला उसके अंदर लिखा गया ऑप्शन बाइंग, परफेक्ट, हम ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजी बनाएंगे। दूसरे नंबर पर लिखा गया हेजिंग, हम ऑप्शन बाइंग में एक हेजिंग स्ट्रैटेजी बनाएंगे। तीसरे नंबर पर लिखा गया लो कैपिटल। लो कैपिटल से मतलब है मेरे जैसे लोग जिनके पास पैसा नहीं है, पैसा कम है, कम पैसे से मार्केट में आ गए हैं, काम करना चाहते हैं, ये मेरे उन भाइयों के काम आएगी स्ट्रैटेजी। चौथे नंबर पर हमने इसके अंदर में आकर के आपको लिख करके दिया कि बिगनर्स के लिए, मतलब फ्रेशर्स, बिगनर्स, बहुत कम टेक्निकल एनालिसिस का स्किल, अभी चार्ट रीडिंग पर नहीं पता, बहुत चीजों पर नहीं पता, पर स्टॉक मार्केट में आ गए हैं, तो मैंने सोचा कि वो गलत हाथों में डले, अपने जो छोटे मोटे अपनी ईमानदारी का, अपनी मेहनत का थोड़ा बहुत पैसा लेकर के आए उनका बर्बाद हो। तो ये स्पेशल जो सेशन कह सकते हैं, वीडियो कह सकते हैं, इन चार चीजों को मिलाकर के मैंने बनाने की कोशिश की है। ऑप्शन बाइंग होगा, हेजिंग होगा, कम पैसे से आप इस चीज को बना पाएंगे, और चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मेरे फ्रेशर बिगनर्स भाइयों के लिए है। तो अब और ज्यादा देर नहीं करूंगा, अब फिलहाल अपन लोग शुरू करते हैं। अब हम लोग साथ साथ अपना ये प्रेजेंटेशन उन्हीं सवालों के साथ ही शुरू करेंगे जो पिछले दिनों में आप लोगों ने स्पेशली ऑप्शन बाइंग से पूछे। सबसे पहला ये कि ट्रेड, मैं चार्ट फ्यूचर का लगा करके रखता हूँ, स्पॉट का क्यों नहीं लगा करके रखता। तो सबसे पहले उसका सवाल, उस जवाब का, सवाल का जवाब दे दिया था, दोबारा दे देता हूँ कि देखिए, अगर मैं अपने इंडेक्सेस की बात करूँ ना, निफ्टी बैंक निफ्टी की चार्ट साथ साथ ओपन कर लेते हैं, फिर निफ्टी और मिड कैप की जो खरीद फरोख्त होती है ना, जो माल खरीदा बेचा जाता है, बड़ी तसल्ली से आप मेरी बात सुनिए कि अगर आपको खरीदने बेचने का काम करना है तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि आप निफ्टी बैंक निफ्टी के इंडेक्स में ट्रेड नहीं कर सकते। वहां पर आपको बाय सेल का ऑर्डर आपका नहीं लगता है। देखिए, वो भी मैं आपको साथ साथ लगा करके दिखाता हूँ कि वहां पर आपका बाय ऑर्डर नहीं लगेगा। फर्ज कीजिए कि आप निफ्टी इंडेक्स अपने उस पर ऐड कर लेते हैं,
साथ साथ आज प्रैक्टिकल काम करेंगे और आपको मेरा विश्वास है कि इस सेशन के बाद आपके जीवन में कुछ एक नया वैल्यू ऐड हो पाएगा। आइए मैं साथ साथ कुछ चीज़ों को लाइव करके दिखाना में ज़्यादा मुझे मज़ा आता है। ये देखिए मैंने अपना जीरोधा के अकाउंट को लॉगिन कर लिया। अब यहाँ पर अगर आप देखें, मैं 1 मिनट के लिए अगर मैं निफ्टी 50 एज एन इंडेक्स को ऐड कर लूँ ना, ये देखिए ये निफ्टी 50 मैंने इंडेक्स ऐड कर लिया आपसे बात करते करते। ये देखिए अब निफ्टी 50 में आप देख रहे हैं, लोग मेरे से पूछते हैं कि मैं इंडेक्स, अब यहाँ पर आपके सामने है सारी बात, यहीं से दिख जाएगा, ये ऑप्शंस के रेट हम हटा रहे हैं। ये स्क्रीन पर आप देखिए निफ्टी 50 ऐड है और निफ्टी नवंबर फ्यूचर ऐड है। तो अगर मेरे से लोगों ने पूछा कि भाई आप स्पॉट के चार्ट को क्यों नहीं रेफर करते हो, तो उसका जवाब ये रहा कि स्पॉट के चार्ट को मैं क्या रेफर करूं, यहाँ पर बाय सेल तो होता ही नहीं है, मैं तो उसी चार्ट को रेफर करूंगा ना जहां पर बाय सेल हो रहा होगा। तो ये आपके सवाल का जवाब। ये देखिए कि इंडेक्स पर अगर आप अपने माउस के कर्सर को हूवर करेंगे, लेकर जाएंगे इधर उधर, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर बाय सेल नहीं है। और वहीं जैसे ही आप फ्यूचर के चार्ट पर या फ्यूचर के इस स्क्रिप्ट पर जाएंगे तो आपको बाय सेल दोनों चीजें मिलेंगी। सवाल का जवाब एक, कि जो आप निफ्टी का ये देखते हैं ना इंडेक्स, या यहाँ पर आप स्क्रिप्ट जो एडिट देखते हैं, ये रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन उन सब कंपोनेंट्स का, कॉन्स्टिट्यूएंट्स का, 50 कॉन्स्टिट्यूएंट्स का, जिनको मिला करके निफ्टी 50 बनाया गया है। ये सामने प्रेजेंट करने का एक फिगर है, पर असली जो खेल है वो वहां होगा जहां पर ट्रेड लेने की आपको अपॉर्चुनिटी या परमिशन मिलेगी। दूसरा बिल्कुल ठीक है, लोग कहते हैं स्पॉट और फ्यूचर के रेटों में फर्क होता है, तो इन रेटों के फर्क को, वो रेटों का फर्क है, वो रेटों का फर्क चलेगा ही चलेगा जी। रेटों का फर्क है मार्केट में लोगों के परसेप्शन को लेकर के, नवंबर के अंदर में मार्केट पार्टिसिपेंट्स का जो परसेप्शन है वो स्पॉट से बुलिश है या बेरिश है, वो आपको रेटों में नजर आएगा। अगर आज आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो स्पॉट है वो 19,230 चल रहा है, पर फ्यूचर आपका 19,296 चल रहा है, करीब करीब 70 और 4 माइनस 66 पॉइंट अगर ये ऊपर तेजी में चल रहा है, तो ये लोगों का परसेप्शन ही है ना कि फ्यूचर के अंदर में नवंबर फ्यूचर एंड तक लोगों को चलता है कि मार्केट में ये बुलिशनेस सामने दिख रही है और वो प्राइस पे रिफ्लेक्ट हो रही है। सवाल का जवाब कि स्पॉट का चार्ट ना रेफर करने का मेरा रीजन ये कि ट्रेड हमारा होता ही फ्यूचर्स में है, तो फ्यूचर के चार्ट को मैं लगा करके रेफर करता हूं। दूसरा मेरे से सवाल पूछा गया कि भैया जो हमको, अगर आज हम ऑप्शन बाइंग की बात कर रहे हैं तो ऑप्शन बाइंग से रिलेटेड सवालों के जवाब आप लोगों को मिलते चले जाएंगे। दूसरा सवाल पूछा गया कि भैया जो स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन है वो कैसे, किस किस बेसिस पर करना है। तो स्ट्राइक प्राइस के सिलेक्शन के ऊपर बड़ी गंभीर बात मैं आपको बताना चाहता हूं, बड़ी तसल्ली से सुनिए कि जो स्ट्राइक प्राइस होते हैं, जो ऑप्शन के स्ट्राइक प्राइसेस होते हैं, वो स्पॉट से नहीं चलते हैं। ये बात आपने शायद या तो हो सकता है पहली बार सुनी होगी, या ये बात आपको कॉन्ट्राडिक्टी या आपके पुराने ओपिनियन के बिल्कुल उसके विरोध में लगती होगी। पर फैक्ट ये है कि जो ऑप्शंस के प्राइसेस होते हैं वो स्पॉट से नहीं चलते हैं, वो फ्यूचर से चलते हैं। अब इस पर मैं और आपको नॉलेज एनहांस करने की कोशिश करता हूं। जो फ्यूचर होता है वो स्पॉट का डेरिवेटिव होता है, मतलब फ्यूचर अपना जो प्राइस है वो स्पॉट से डिराइव करता है। एफ एंड ओ सेगमेंट है, ये डेरिवेटिव सेगमेंट है। फ्यूचर अपना प्राइस हमेशा स्पॉट से डिराइव करेगा, मतलब जो मेन एसेट है वो निफ्टी 50 है, जो निफ्टी का नवंबर फ्यूचर है वो निफ्टी 50 का डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव मतलब होता है कि जो मेन एसेट से अपनी वैल्यू निकाल करके लाता है। ये देखिए, अब हम गूगल से पूछ लेते हैं कि डेरिवेटिव की करेक्ट डेफिनेशन बताओ, हिंदी डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव में इसलिए हमको ये बताने की कोशिश करी कि डेरिवेटिव यौगिक, अपने को ऊपर से निकल गया, अपने को नहीं पता यौगिक क्या होता है। अब यहां कुछ ये हमें बताने की कोशिश कर रहा है, मूल धातु से उत्पत्र शब्द, और देखते हैं जी। यौगिक यौगिक भाई अपने को इतनी हिंदी नहीं आती है, अपने को और इजी में ही जाना पड़ेगा। 5 मिनट लगाएंगे, कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, आगे बढ़ेंगे, जल्दी नहीं मचानी है आज के वीडियो में। भाई अपने को मुश्किल मुश्किल डेफिनेशन दिखा रहा है। अपने को इजी लैंग्वेज नहीं दिखा रहा। यहाँ देखें कुछ मिलता है क्या, गौर सजावट सब। भाई साहब ये बहुत मुश्किल मुश्किल दिखा दी इसने। मैं रिजल्टिंग, रिजल्टिंग फ्रॉम और इम्प्लॉइंग डेरिवेशन, रिजल्टिंग फ्रॉम, ये रिजल्टिंग फ्रॉम से हम इसको कुछ समझ पाएंगे। ये देखिए आ गया जो हम बताना चाह रहे हैं, जो जो मैं बताने की कोशिश कर रहा था वो इंग्लिश में तो बता पाया। इस तीसरे नंबर को पढ़िए, अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हुज वैल्यू इज बेस्ड ऑन अनदर सिक्योरिटी। उसी तरह से ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है फ्यूचर,
इसकी वैल्यू बेस्ड होती है दूसरी सिक्योरिटी पे। दूसरी सिक्योरिटी है निफ्टी 50। निफ्टी 50 मेन एसेट है, मेन सिक्योरिटी है, जो उसका फ्यूचर है, ये उसका डेरिवेटिव है। अब जो आप आगे ऑप्शंस खरीदते बेचते हैं ना, जो स्ट्राइक प्राइस ऑप्शंस के होते हैं, वो डेरिवेटिव किसके होते हैं? वो आपके स्पॉट के डेरिवेटिव नहीं होते, वो डेरिवेटिव होते हैं फ्यूचर्स के। समझिए कि फ्यूचर डेरिवेटिव है स्पॉट का और ऑप्शन डेरिवेटिव है फ्यूचर का। फ्यूचर अपनी वैल्यू निकालता है स्पॉट से डेरिवेटिव होने के कारण, ऑप्शन अपनी वैल्यू निकालता है फ्यूचर से उसका डेरिवेटिव होने के कारण। एक चीज, जो ऑप्शंस के प्राइसेस होते हैं वो फ्यूचर के प्राइसेस के बेसिस पर चलते हैं। अब आगे एक्सपायरी वाले दिन, चाहे वो वीकली एक्सपायरी हो चाहे वो मंथली एक्सपायरी हो, एक्सपायरी वाले दिन 12, 12:30, 1 बजे के बाद जो फ्यूचर का प्राइस होगा वो अपने स्पॉट के प्राइस से मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ एक्सपायरी, मतलब वीकली या मंथली एक्सपायरी, जब भी एक्सपायरी होनी है तो डेरिवेटिव्स को अल्टीमेटली अपने स्पॉट के पास जाना शुरू करना पड़ता है। कहने का भाव इतना है, आप इसको ऐसे समझिए कि जो आपके ऑप्शन के प्राइसेस होते हैं वो एक्सपायरी वाले जो दिन, एक्सपायरी के दिन में 12, 12:30 के बाद अपने फ्यूचर का रेलेवेंस खत्म कर देते हैं, वो अपने स्पॉट के प्राइसेस के पास चलना शुरू कर देते हैं। एक चीज, एक्सपायरी वाले दिन 12, 12:30 बजे के बाद। अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी हर दिन जो ऑप्शन के प्राइसेस हैं वो अपने फ्यूचर के प्राइसेस से कोरिलेट करते हुए चलते हैं। इसके ऊपर डिटेल मैथमेटिक क्लास की जरूरत हो कमेंट्स में लिख दीजिएगा, हाजिर कर दूंगा। पर एज के हम यहाँ पर टीचर बनने नहीं आए हैं, हमें यहाँ पर टीचरी करके पीएचडी नहीं लेनी है, हमने यहाँ पर नॉलेज को बढ़ाना है, मार्केट में ट्रेड करना है, शाम को अपनी रोजी रोटी का जुगाड़ करना है। इंफॉर्मेशन देने के लिए इसके ऊपर हमने 10 मिनट अपने जबरदस्ती के लगाए, ये बताने के लिए कि जो ऑप्शन के प्राइसेस होते हैं वो फ्यूचर से चलते हैं, पर एक्सपायरी वाले दिन 12, 12:30, 1 बजे के बाद वो अपने स्पॉट के साथ कोरिलेट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इवेंचुअली अल्टीमेटली चाहे ऑप्शन है चाहे फ्यूचर्स है, उसको मिलना तो अपने बाप से ही पड़ेगा, जो बाप आता है उसको स्पॉट कहते हैं। ये बात यहाँ पर खत्म हो जाती है। पहले सवाल का जवाब मैंने देने की कोशिश की, कितनों को समझ आया कितनों को नहीं समझ आया कमेंट्स में डाल देना, कुछ और पता होगा तो बता दूंगा। अब हम और आगे चलते हैं ऑप्शंस के अंदर ही। फिर मेरे से पूछा गया भैया कि ये जो हम ऑप्शन के स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन करेंगे, वो हम अपने ऑप्शन के स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन कैसे करेंगे? आइए अब ऑप्शन के स्ट्राइक प्राइस के ऊपर चल करके 5 मिनट अपनी नॉलेज को एनहेंस करते हैं और धीरे धीरे। और ये मान लीजिए कि जिस जो हम एक सेटअप बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो सेटअप की शुरुआत हो चुकी है, कि ये जो नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ ये सेटअप में ही आपको अभी काम आने वाली है। तो हमारा ऑल इन ऑल हमारा सेटअप का डिस्कशन शुरू हो चुका है। हम जाएंगे एनएससी की वेबसाइट पे और वहां से देखेंगे कि ऑप्शन की कहानी क्या है। एनएससी पर जाएंगे, ऑप्शन चेन पर उसके टैब को क्लिक करेंगे, निफ्टी आ गया सामने, निफ्टी पर रहने देते हैं। 9 तारीख कमिंग वीक। अब जो निफ्टी की वीकली, निफ्टी को भी पकड़ लीजिए 1 मिनट के लिए। निफ्टी की जो कमिंग वीक की एक्सपायरी है वो 9 नवंबर की है। ये आपके सामने ऑप्शन का एक वो खुल गया, ऑप्शन चेन खुल गई। सबसे पहले बेसिक में हमें कुछ नहीं पता, मैंने लाइफ में समझ लो पहली बार ये ऑप्शन चेन देखी है, और आप मेरी नजरों से देखने की कोशिश करो कि आप भी बिगनर फ्रेशर हो, आपको भी नहीं पता कि ये ऑप्शन चेन में कौन सी चीज कहां पर होती है, आप कुछ नहीं जानते जी, बेसिक से बता दो 5 मिनट लगा के। ये देखो जी, उल्टे हाथ के ऊपर देखो, ऊपर कॉल्स लिखा हुआ है, तो ये सारी की सारी कॉल्स हैं। माउस यहाँ पर ऊपर हो रहा है, ये देखो इस जगह पर माउस का कर्सर है, ये कॉल्स लिखा हुआ है, ये कॉल्स हैं सारी की सारी। राइट साइड पर आ जाओ, पुट लिखा हुआ है, ये सारी की सारी पुट्स हैं। सिंपल। फर्स्ट किसी को पूछना भैया कॉल कहाँ है, कॉल ये रही, पुट ये रही, कॉल पहले पुट बाद में। कॉल उल्टे हाथ पे, ऊपर लिखा हुआ है कॉल, ये कॉल और उसके नीचे वाली सारी कॉल्स हैं। इसके हाथ पे लिखा हुआ है पुट और ये सारी की सारी पुट है। पहली चीज बीच में है स्ट्राइक प्राइस। अब समझो इस समय सबसे पहले वापस जाओ ट्रेडिंग व्यू पे, और ट्रेडिंग व्यू या कहीं पर भी जाओ, यहाँ पर फ्यूचर के चार्ट पर आओ, फ्यूचर के चार्ट पर आओ और फ्यूचर का रेट देखो। फ्यूचर का रेट है 19,296, मतलब 300। ठीक है, 19,300, 296 का नीरस 300 है। तो जो 19,300 पर है ना, तो 19,300, ये रहा 19,300 स्ट्राइक प्राइस। तो 19,300 को, अब अगला सवाल होता है कि भैया इसमें से हमको फटाफट ये बताओ कि एटीएम कौन सी, ओटीएम कौन सी और आईटीएम कौन सी, फटाफट से वो सुन लो। जो हमारा फ्यूचर का रेट चल रहा होता है उसके जो नियरेस्ट राउंड फिगर की जो ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस होगा ना, जैसे 19,296 चल रहा है रेट, ये रहा 19,296 का नीरस्ट फिगर, इसका राउंड फिगर नीरस्ट क्या होगा, बट वैसे 19,300 होगा। तो जो 19,300 का स्ट्राइक प्राइस होगा इसको एटीएम माना जाएगा, मतलब एट द मनी, मतलब प्राइस के ऊपर जो चढ़ के बैठा है, एट द मनी, एट द प्राइस, एट द फ्यूचर,
मतलब जो 19,300 के सबसे आसपास का स्ट्राइक होगा उसको एट द मनी प्राइस माना जाएगा। सिंपल मैथमेटिक्स, कोई फालतू दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जो फ्यूचर का रेट हो उसके नियरेस्ट राउंड फिगर करके देख लो। अब यहीं पर ही फर्ज करो कि अगर फ्यूचर का रेट चल रहा होता 19,256, मान लो 1 मिनट के लिए, तो 19,256 का नियरेस्ट राउंड फिगर क्या होता? 19,250 होता। तो 19,250 ही मेरा एटीएम हो जाता। सरल डेफिनेशन है। अभी फिलहाल के लिए इतना ही बहुत है कि फिलहाल 19,296 चल रहा है, तो 19,300 जो है, 19,300 हमारा एट द मनी है। तो ये 19,300 के ऊपर एट द मनी जो कॉल चल रही है, एट द मनी कॉल की जो वैल्यू चल रही है वो करीब 63-64 रुपए चल रही है, और एट द मनी पुट की जो हमारी वैल्यू चल रही है 116-117 रुपए चल रही है। सिंपल मैथमेटिक्स। आगे चलो। लोग पूछते हैं, सारी उम्र लग जाती है लोगों को, यही नहीं समझ आता कि इन द मनी कौन सी है, आउट ऑफ द मनी कौन सी है। 5 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर इस समस्या का समाधान मेरे से ले लो। ऑप्शन चेन को खोलो, कॉल की तरफ देखो, जोन सा रीजन ब्राउन शेड के अंदर है। ये ब्राउन शेड देख रहे हो, जोन सा कॉल्स की साइड या पुट्स की साइड भी, जोन सा रीजन ब्राउन शेड के अंदर है, ये इन द मनी है। सिंपल। और जोन सा रीजन व्हाइट शेड में है, वो आउट ऑफ द मनी है। हो गया। इससे ज्यादा क्या था इसमें? उसी तरह से पुट में जोन सा रीजन सफेद सेगमेंट में है, मतलब जहां पर बैकग्राउंड में कोई कलर नहीं है, वो आउट ऑफ द मनी है। और उसी तरह से जो सेगमेंट रंगीन है, मतलब जिसका बैकग्राउंड हल्का ब्राउन कलर का देख रहे हो, वो इन द मनी है। अब जब आप इस ऑप्शन चेन को ऊपर नीचे करके 10-20 बार देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जब 19,300 से हम नीचे की तरफ जाते हैं, 250, 200, 150, 150 ये जाते हैं, तो सेगमेंट ब्राउन होना शुरू हो जाता है। मतलब जब 19,300 से हम नीचे उतरेंगे तो हमको आउट ऑफ द मनी कॉल्स मिलेंगी। जब 19,300 से हम ऊपर जाएंगे, 300, 350, 400, 450, 500, फला फला फला, सेगमेंट जैसी ब्राउन हो जाएगा तो हमको इन द मनी पुट मिल जाएंगी। बाकी रीजन दोनों के दोनों सफेद है, वो आउट ऑफ द मनी है। बात खत्म हो गई। सच में इतना ही सरल था, इतना ही सरल था ये। और लोगों ने पता नहीं इस पर क्या से क्या बना दिया। छोड़ो। मेरी समझ कहती है, जो प्राइस जिसके ऊपर चढ़ के बैठा है ना, जितने जो फ्यूचर चल रहा हो उसके नीरज का राउंड फिगर एट द मनी होता है। जो ब्राउन सेगमेंट के अंदर होती है ना, वो होती है इन द मनी, सफेद सेगमेंट वाली होती है आउट ऑफ द मनी। डिस्कशन खत्म। इससे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। हो गया। आगे चलो। बस इसका भी फिलहाल कोई रेलेवेंस नहीं है। अब आ जाते हैं हम अपने चार्ट के ऊपर। अभी तक हमने क्या कवर करने की कोशिश करी? अभी तक हमने ये समझने की कोशिश करी कि भैया जो ऑप्शंस की प्राइसिंग है वो फ्यूचर से कोरिलेट करके चलेंगी। दूसरा, एक्सपायरी वाले दिन जो ऑप्शंस की प्राइसिंग है वो अपने स्पॉट के साथ मैच करनी शुरू हो जाती हैं 12, 12:30, 1 बजे के बाद, क्योंकि इवेंचुअली उनको अपने मेन एसेट से मिलना होता है। डेरिवेटिव की अपनी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि डेरिवेटिव अपनी ही वैल्यू मेन एसेट से निकाल रहा है। बात समझिए जो कहना चाह रहा हूं। ऑप्शंस एक्सपायरी वाले दिन छोड़ करके फ्यूचर से चलेंगी। एक्सपायरी वाले दिन 12 बजे के बाद, 12:30, 1 बजे के बाद वो अपनी वैल्यू जो है वो धीरे धीरे अपने स्पॉट के चार्ट के साथ मैच करनी शुरू कर देंगी। सिंपल मैथमेटिक्स। यहां तक समझ आ गया? ऑप्शन चेन पर गए, एट द मनी क्या होता है वो समझा, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी समझा। 5 मिनट लगा करके हमने ये कंसेप्ट भी जीवन भर का खत्म कर दिया। कॉल्स कौन सी होती है? कॉल्स लिखा हुआ है, ये रहा कॉल्स, ये नीचे वाली सारी कॉल्स होती हैं। नहीं तो उल्टे हाथ वाली कॉल्स हैं, सीधे हाथ वाली पुट्स हैं। सिंपल। ऑप्शन चेन को ओपन करो, ऑप्शन चेन ओपन करके आराम से इसको देखते रहो। और एक काम कर सकते हो, निफ्टी पर गए, यहाँ देखोगे तो निफ्टी ये 4 आपको इंडेक्स दिखेंगे। दूसरा, ये आपको दुनिया जहां के 150, 200 जो एफ एंड ओ सेगमेंट के स्टॉक्स हैं ये दिखेंगे। तीसरा, एक्सपायरी डेट्स दिखेंगी। आपका मन कर रहा है 9 तारीख की एक्सपायरी में ट्रेड नहीं करने का, आपका 30 नवंबर की एक्सपायरी में ट्रेड करना है, तो 30 नवंबर को सिलेक्ट कर दो। हो गया छुट्टी। ये 30 नवंबर की ऑप्शन चेन खुल गई। इससे ज्यादा इसमें क्या करना था? आमतौर पर लोग वीकली के अंदर इंटरेस्टेड रहते हैं तो वीकली रख लो। पर जो आपको स्ट्रैटेजी आज दे देंगे वो हमारा, माफ कीजिएगा, हमारा फॉर्मूला वही होता है। हम आपको यूनिवर्सल पीस हमेशा देना चाहते हैं, जो सारी जिंदगी ऐसा नॉलेज, ऐसा स्किल दे दो सामने वाले को कि उसके बाद उसकी डिपेंडेंसी जीवन भर के लिए खत्म हो जाए। मयंक है नहीं है, मेरा चैनल है नहीं है, आपकी डिपेंडेंसी खत्म हो गई। एक बार स्किल मिल गया। अब खुद सोचो ना, एक बार आप क्लास में जाकर के दूसरी तीसरी क्लास में आपने दूसरी 2, 3, 4 का टेबल याद कर दिया, तो वो टेबल याद कर दिया तो आपको स्किल आ गया ना। अब वो टेबल को याद करने के लिए दोबारा क्लासों में जाकर के बैठोगे? नहीं ना। क्यों? क्योंकि मास्टर ने आपको 10-20 बार बैठा के उल्टे सीधे सवाल पूछ के लिखवा के क्वेश्चन ये सब वो सब करके आपके अंदर भेजे में उतार दिया, आपका स्किल डेवलप कर दिया, आप जीवन भर के लिए फ्री। आपको एक मैथमेटिक्स उसने टूल दे दिया, भाई 2 को 2 से गुणा करोगे 4 आएगा। अब ये चीज सीखने के लिए आपको क्लास में बैठने की जरूरत तो नहीं है ना। तो मेरी भी वही कोशिश है, इतना आसान, इतना सरल शब्दों में, इतना लाइव सामने से किसी को करके दिखा दो कि एक बार उसको कंसेप्ट समझ आ जाए तो उसके बाद डिपेंडेंसी खत्म।
कोई फालतू चीज देखने की जरूरत नहीं, जीवन में करने के लिए और बतेरे काम है। ये तो ठीक है, फटाफट से सीखो, आगे बढ़ो। चलो भैया ठीक है, अभी तक अब लेते हैं एक 10 सेकंड का ब्रेक। 10 सेकंड के अंदर कोई कमेंट लिखना हो, चीज पूछनी हो, बतानी हो, जो अभी तक बताया उस पर कुछ भी करना हो, तो आप 10-20 सेकंड लेकर के अपना लिख लो। तब तक मैं यहीं पर ही हूं, मैं अपना आपको आगे के उसकी, अब हम और आगे चलते हैं कि और हम आपको आगे और क्या बताना चाह रहे हैं। अब हम और मेन सेटअप के अंदर में चले जाएंगे कि मेन सेटअप में क्या हो रहा है। कोई कमेंट वगैरह लिखना है तो लिख दो, या कोई चीज पूछनी करनी है तो बता दो, क्योंकि अगर आप साथ साथ पूछते रहोगे तो मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन आती रहेगी कि मुझे आपको और आगे क्या बताना है। ठीक है जी, चलो आगे शुरू करते हैं बात। अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पे। भैया हमने ऑप्शन बाइंग करनी है, हमने ऑप्शन बाइंग पर एक सेटअप बनाना है, हमने हेजिंग करनी है, और एक हमने अपने फ्रेशर बिगनर भाई को आज अपना एक सेटअप बना करके दे देना है कि ले जा भैया मौज का। चल आगे आओ। अब आपको एक और बड़ी मजे का कंसेप्ट से अब मेन कंसेप्चुअल नॉलेज पर आते हैं कि जो हम ऑप्शन बाइंग करने की कोशिश करते हैं, वो ऑप्शन बाइंग हमको कहाँ कहाँ पर दुखी करती है और हम उन दुखों का निवारण कैसे कर सकते हैं। आइए, सबसे पहले मैं आपको चीज बताता हूं। आपने कोई टेक्निकल एनालिसिस की क्लास करी, कोई दो चार ट्रिक टूल सीख लिए, उसमें मेरे से सीख ली है, पूरी दुनिया में आपने सीख लिए, पर आपको ये पता है कि मार्केट की डायरेक्शन को प्रिडिक्ट कैसे करते हैं। बिल्कुल ठीक है, आपको ये पता है कि यार यहाँ पर ये फ्रैक्टल कटता है तो ऊपर जाता है, ये फ्रैक्टल कटता है नीचे आता है, ये क्रॉसओवर वगैरह आपने सारे बढ़िया बढ़िया 4-5-10 चीजें सीख ली। आपको ये पता है कि मार्केट की डायरेक्शन को कैसे पकड़ना है, ये आपको आता है, मैंने मान लिया। आपको पता चलता है कि बाजार ने नीचे जाना है, और आपको ये भी पता चल गया कि यार बाजार 19,300 पर है और बाजार ने नीचे जाना है, तो मैं 19,300 की पुट खरीद लेता हूं। तो मैं 19,300 की पुट खरीदूंगा, बाजार नीचे जाएगा तो जितना बाजार तेजी से नीचे भागेगा, तो मेरे को 19,300 की जो मैंने 100 रुपए की पुट खरीदी है, एक बार वो भी देख लो कि 19,300 की पुट आ कितने की रही है, और लो, और बात करने में मजा आएगा। लो मैंने मंथली एक्सपायरी लगा दी, 19,300 की पुट आ रही है 197 रुपये 60 पैसे की, उसको 200 रुपये मान लो। आपने 200 रुपये के हिसाब से 50 का लॉट है, आपने 10,000 रुपये अपने आपके खाते में पड़े थे, आपने 10,000 रुपये की भैया एक पुट खरीद ली। बाजार आपकी डायरेक्शन में भी गया, डायरेक्शन में जाने के बाद बाजार तो बहुत तेजी से आपका डायरेक्शन में गया नीचे, कि 19,300 से टूट करके बाजार आपका 19,250 या 19,230-40 भी आ गया, पर भाई साहब आपकी पुट के अंदर आपको कुछ भी नहीं मिला। आप हैरान परेशान कि यार बाजार टूट रहा है, 50 पॉइंट, 70 पॉइंट, 100 पॉइंट बाजार टूट रहा है, तो 100 पॉइंट बाजार टूटे तो कम से कम अगर मेरी एटीएम पुट है जिसका डेल्टा 0.5 है, ये मैंने टेक्निकल कुछ बोल दिया पर अभी सुन लो फिलहाल, कि मैंने एटीएम पुट बाय कर ली, 100 पॉइंट बाजार टूट रहा है, तो कम से कम 50-60 पॉइंट तो मेरी पुट चलनी चाहिए, नहीं चलनी चाहिए। भाई साहब पुट आपकी चल रही है 20 पॉइंट, 50 पॉइंट, आपको चक्कर आ रहे हैं कि एक तो तुक्का वैसे ही नहीं लगता, जिस दिन लगता है उस दिन पता नहीं क्या हो जाता है कि जी हमारी खरीदी हुई जो ऑप्शन होती है वो ऑप्शन ही नहीं चलती। वो क्यों नहीं चलती, अब उसका साइंस पर आ जाओ। ये लो, उसका साइंस है वोलाटिलिटी। बहुत बार सुना होगा आपने कि वोलेटिलिटी, मार्केट में वोलेटिलिटी आ गई, मार्केट में वोलेटिलिटी चली गई, वोलेटिलिटी, और ये सब हो सकता है मेरे एक फ्रेशर बिगनर भाई के लिए ये कुछ टेक्निकल नाम हो, पर कोई बात नहीं, आप मेरे साथ रहो, हम इस समस्या का समाधान आपको देने की कोशिश कर रहे हैं हमेशा। अब आपको कंसेप्चुअल नॉलेज पर मैं लेकर के जाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो ऑप्शंस होती है ना, चाहे वो ऑप्शन आप बाय करके चलते हो, चाहे आप ऑप्शन सेल करके चलते हो, जो ऑप्शंस का जो बैकबोन है, अगर ऑप्शंस में आपने अपनी नॉलेज को, अपने स्किल को डेवलप करना है, आपने बायर बन के करना है, सेलर बन के करना है, आपने हेजर बन के करना है, आपने बाय सेल के कॉम्बिनेशन बना करके करना है, आपने जैसे मर्जी करना है, आपको जो दुनिया में सबसे अच्छा लगता हो आपने वैसे करना है। पर जो उसकी बैकबोन है, जिसके ऊपर आमतौर पर हमारे पास नॉलेज थोड़ी कम होती है, जिसको हम सबसे कम तवज्जो देते हैं, और जो अल्टीमेटली उसकी जो बैकबोन है, वो बैकबोन है वोलाटिलिटी। अब ये वोलाटिलिटी कहां से चेक करें, और वोलाटिलिटी होती क्या है, पहले तो जी ये बताओ कि जी होती क्या है। तो जी होती क्या है, उसके लिए तो भाई साहब हमारे पास गूगल है, और गूगल में भी सबसे बढ़िया तरीका हिंदी डेफिनेशन। देखते हैं गूगल हमको क्या बताना चाहता है कि वोलेटिलिटी होती क्या है। फिर मैं आपको इसके अंदर और अपनी तरह से बताने की कोशिश करूंगा कि वोलेटिलिटी, अस्थिरता, ये देखिए, वोलेटिलिटी का मतलब है अस्थिरता, वोलेटिलिटी का मतलब है चंचलता, वोलेटिलिटी का मतलब है उतार चढ़ाव, वोलेटिलिटी का मतलब है मार्केट में पैनिक की सिचुएशन। ये फटाफट से यहाँ पर मैं, ये देखिए,
वाष्पशीलता, वाष्पशीलता के कितना वोलेटाइल है, कितनी तेजी से किसी चीज के अंदर में आग लगती है और ठंडा होता है, कितनी जल्दी गर्म होता है, कितनी जल्दी कूल डाउन होता है। ठीक है जी, ये भाई ने हमें उत्तेजनशीलता, ये भाई बहुत मोटे मोटे शब्द हैं, ये अपने को इतनी तो हिंदी नहीं आती है, पर हमको मोटा मोटा इस भाई ने कुछ बताने की कोशिश करी। हम और देखते हैं कि वोलेटिलिटी का मतलब क्या है। ये देखिए, वोलेटिलिटी मॉडल्स, उतार चढ़ाव वाले मॉडल्स, वोलेटिलिटी, ये वोलेटिलिटी के बारे में कुछ और कहने लगा। ये देखिए, वोलेटिलिटी का मतलब है बीइंग इजीली एक्साइटेड, द ट्रेट ऑफ बीइंग अनप्रिडिक्टेबली इररेज़ोल्यूट। अर्थात वोलेटाइल का मतलब है कि जैसा मैंने कहा कि चंचल, जो बहुत जल्दी ऊपर नीचे होता है, जिसका मूड स्विंग, जैसे जो मूड स्विंग्स होते हैं कई बच्चों के, मूड स्विंग्स इमीडिएटली के, पल में कुछ तो पल में कुछ टाइप्स, वो है वोलेटिलिटी की एक डेफिनेशन। अब ये हमारे को ट्रेडिंग में, स्पेशली ऑप्शन बाइंग में कैसे कैसे कहां कहां पर इंपैक्ट करता है, कैसे हम वोलेटाइल को समझ करके और इस कंसेप्ट को अपनी ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटेजी के अंदर में डाल करके अपने लिए कुछ बना सकते हैं, ये हमारा मेन मुद्दा है। आगे चलिए, अब आ जाते हैं हम वापस अपनी ट्रेडिंग की दुनिया में। अब इंडिया में इस पर्टिकुलर टाइम पे, आज मैं आपसे बात कर रहा हूं, इस पर्टिकुलर टाइम पे हमारे निफ्टी 50 इंडेक्स की वोलेटिलिटी की क्या सिचुएशन है, वो अगर हम पता करना चाहें तो उसके लिए हमारे पास क्या तरीका होगा, आइए वो देखते हैं। बोरिंग हो सकता है शुरुआती दौर, पर विश्वास जानिए, आज आपका ये लगाया हुआ मेरे साथ का समय आपके जीवन की बहुत सारी समस्याओं का समाधान आपको दे देगा। ये देखिए, इंडिया विक्स, विक्स का मतलब ही वोलेटिलिटी, विक्स का मतलब है वोलेटिलिटी इंडेक्स, इंडिया विक्स का मतलब है निफ्टी का इस समय का वोलेटिलिटी का इंडेक्स क्या है, इसको परसेंटेज में नापा जाता है। आप देख रहे हैं सामने कि पूरे आज के इस समय के हिसाब से जो हमारा निफ्टी का वोलेटिलिटी इंडेक्स है, वो कहता है कि अगले आने वाले एक साल में हमारी वोलेटिलिटी 10.88 है, मतलब बाजार हमारा 10.88 ऊपर या नीचे जा सकता है। ये हमारे लिए एक फिगर है, सिर्फ आपको ये बता दिया गया ये फिगर है। ये फिगर हमारे को ट्रेडिंग में कोई बहुत ज्यादा हेल्प नहीं करेगी, हमको हेल्प करेगा ये जानना कि जब मैं ट्रेड ले रहा हूं तो इस समय मेरी वॉलेटिलिटी बढ़ रही है या मेरी वॉलेटिलिटी घट रही है, जो हमारा मेन मुद्दा है। मैं आपको स्पष्ट बात बताऊं, सबसे पहले घटेगी या बढ़ेगी वो तो हमें तब पता चलेगा, पहले तो हमें ये पता चले कि हमको अपनी स्क्रीन के ऊपर स्क्रिप्ट कौन सी लगानी है। स्क्रिप्ट लगेगी तो उसका चार्ट खोलेंगे ना। आई होप आपको मेरी बात समझ आ गई। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि कौन सी स्क्रिप्ट है जिससे हमें यह पता चले कि हम इंडिया की या निफ्टी 50 की वॉलेटिलिटी को देख कहां से सकते हैं। उसका जवाब स्क्रीन पर आ गया है, उसको देखिए। आप यहां पर जाइए, ऑल जाइए, यहां पर आप इंडिया विक्स लिखिए, तो ये इंडिया विक्स आपको ऐसा दिखेगा, इंडिया विक्स एनएससी मेरा ऑलरेडी एडेड है, मैं उसको दोबारा ऐड कर देता हूं। ये सामने आपके इंडिया विक्स का स्क्रिप्ट आ गई। अब आ जाते हैं हम इस पे और इसको करते हैं क्लिक और इसका खोलते हैं चार्ट। पर चार्ट से पहले अब आपको इंडिया विक्स की कहानी पर, ये हमारे ऑप्शन प्राइसिंग में कैसे खेल करता है वो सुनिए, बहुत काम की चीज है, बहुत काम आएगी। देखिए, जिस तरह से हमारी स्क्रिप्ट जो है, अब ये मान लीजिए कि जो मैं अब अगले 5 मिनट में बताने लगा हूं, ये ही पूरे के पूरे सीन का क्रक्स कह सकते हैं, अमृत कह सकते हैं, पूरे के पूरे नॉलेज का सार कह सकते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज 100% कंसंट्रेशन अब मेरी अगले 5 मिनट की मेरी बातचीत के ऊपर, जो मैं आपको इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं, तसल्ली से सुनिए। जिस तरह से हमने निफ्टी का चार्ट लगाया या कोई चार्ट लगाया, तो चार्ट की हमारे दो सिचुएशन ही तो होती है ना, या तो प्राइस ऊपर या तो प्राइस नीचे या कंसोलिडेट। उसी तरह से जो हमारा वॉलेटिलिटी इंडेक्स है, जिसको हम इंडिया विक्स से चार्ट से देखने की कोशिश करेंगे, वो हमको, उसकी भी वही है, वो भी हमारे लिए चार्ट ही है जिस तरह से बाकी चार्ट है, या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा। अब यहाँ पर ये हमको ऑप्शन बाइंग में कैसे हेल्प करेगा वो सुनिए। जब मार्केट में वोलेटिलिटी तेज होती है, मतलब जब मार्केट में इंडिया विक्स बढ़ रहा होता है, उस समय जो ऑप्शन बाइंग होती है उनके प्राइजेस, बाइंग को छोड़ दीजिए, जो ऑप्शंस होते हैं उनके प्राइजेस बढ़ते हैं। तसल्ली से सुनिए, जब इंडिया विक्स वोलेटिलिटी बढ़ रही होती है, उस समय पर ऑप्शंस के जो प्राइजेस होते हैं वो बढ़ रहे होते हैं। फर्ज कीजिए, एक आपको छोटी सी चीज से बताता हूं, 19,300 के ऊपर फ्यूचर चल रहा है और उस समय
आपका ऑप्शन का प्राइस 19,300 की पुट का प्राइस चल रहा है 200 रुपए और वॉलेटिलिटी है इस समय 10.88। अगर ये वॉलेटिलिटी बढ़ करके 11, सवा 11 या 11.5% हो जाएगी तो जो आपकी, और फ्यूचर अपनी जगह पर 19,300 पर ही खड़ा रहेगा, फर्ज कर लीजिए, तसल्ली से सुनिए, फ्यूचर अपनी जगह पर ही खड़ा हुआ है। 19,300 की जो पुट है वो पुट आपको मिल रही है 200 रुपए की, वॉलेटिलिटी है 10.88। अगर वॉलेटिलिटी बढ़ करके 11%, सवा 11% या फला परसेंट हो जाएगी तो बाय डिफॉल्ट ही आपकी पुट का प्राइस 200 से बढ़ करके 205-10 हो जाएगा। विश्वास कीजिए जो मैंने आपको बताया कि आपके फ्यूचर ने कुछ नहीं करा, आपका फ्यूचर अभी गिरा भी नहीं है, आप अपनी जगह पर रुके हुए हैं। सिर्फ वोलाटिलिटी के बढ़ जाने से आपके हाथ में बोनस आ गया। अब फर्ज कीजिए कि भगवान की दया से वोलाटिलिटी भी बढ़ जाती और आपकी डायरेक्शन भी आपके फेवर में हो जाती, मतलब 19,300 से बाजार नीचे भी गिरता, 250, सवा 200, 200 भी भागता और वॉलेटिलिटी भी अगर बढ़ती तो एक के साथ एक दो मिल जाते और ये डेडली कॉम्बो बन जाता। पहला बेनिफिट आपको मिलता बाजार के गिरने का, बाजार के गिरेगा, डायरेक्शन डायरेक्शन आपकी डायरेक्शन ठीक हो गई तो वहां पर आपने कुछ कमाया। दूसरा, आपको अल्टीमेट बेनिफिट मिला वॉलेटिलिटी के बढ़ने का। जैसे ही वॉलेटिलिटी बढ़ेगी उसका डायरेक्ट इंपैक्ट ऑप्शंस पर आएगा और ऑप्शंस के जो प्राइस होंगे वो तेजी से बढ़ेंगे। कितनी बात समझ आई मेरे भाइयों को? आप 10 मिनट 10 सेकंड के लिए रुकते हैं और जरा चैट में कमेंट्स में लिखिए। अभी तक हमने आपको कुछ विक्स के ऊपर वॉलेटिलिटी पर थोड़ा सा ज्ञान देने की कोशिश की, लिखिए। तो जो 19,300 के ऊपर किसी ने पुट खरीदा था 200 का और मार्केट के 100 पॉइंट नीचे जाने के बाद भी उसका जो रेट नहीं बढ़ा था ना, इसीलिए नहीं बढ़ा था कि मार्केट में वोलेटिलिटी उस समय बढ़ नहीं रही थी, वोलेटिलिटी गिर रही थी। समझ रहे हैं बात मेरी? आप आपको ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजी आपके फेवर में तभी चलेगी जब पहला आपकी डायरेक्शन ठीक होगी, डायरेक्शन ठीक होने के साथ साथ वॉलेटिलिटी भी बढ़ रही होगी। इस पर बात नहीं करता कोई भी, आपको ये बता दिया जाता है 19,200 19,300 की कॉल खरीदो, पुट खरीदो, पर क्या आपने कभी जानने की कोशिश की कि 19,300 की आपने पुट भी खरीदी, बाजार भी नीचे गया, पर आपका माल तेजी से क्यों नहीं बढ़ा? इसलिए नहीं बढ़ा मेरे भाई कि मार्केट में वॉलेटिलिटी गिरती चली गई, वॉलेटिलिटी नहीं बढ़ी। तो ऑप्शन बायर को अगर अपने फेवर में ट्रेड को लेकर के आना है, अगर उसने ऑप्शन बाइंग करके प्रॉफिट कमाना है तो उसको मार्केट की डायरेक्शन को भी ठीक से पकड़ना पड़ेगा और साथ साथ वॉलेटिलिटी भी उसके फेवर में होनी चाहिए। आई होप कि शायद आपको मेरी बात थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी। 10 सेकंड का साथ साथ चल रहा है, आपने कुछ कमेंट्स वगैरह लिखने हो तो लिख दीजिए। अब ये फटाफट से हम और आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि हम ऑप्शन बाइंग सेटअप के अंदर में अपनी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को कैसे और बढ़ा सकते हैं। आइए, और इवेंचुअली मैं आपको अल्टीमेट, जहां पर मैं जो मैं खुद करता हूं या करना चाहता हूं, ऑप्शन बाइंग हेज सेटअप क्या है, मैं आपको थोड़ी देर में वहां तक पहुंचा दूंगा बिना किसी चिंता फिक्र के। आप मान लीजिए कि आपको आधी इंफॉर्मेशन तो मैंने बातों बातों में दे दी है, स्ट्रैटेजी दे दी है, अब तो सिर्फ क्लैरिकल काम है। स्ट्रैटेजी चली गई आपके दिमाग में अगर आपने अभी तक मेरी बात सुन ली। सीधी सीधी बात है, ऑप्शन बाई करनी है, सबसे पहले वॉलेटिलिटी देखो, बस बात खत्म। ऑप्शन बाय करना है, वॉलेटिलिटी देखो, डायरेक्शन बाद में देखना, पहले वॉलेटिलिटी देखो। अभी तक आप ये समझ लो, अगर मार्केट में वॉलेटिलिटी नहीं है किसी दिन, छोड़ दो, ट्रेड आपकी डायरेक्शन में जाए या ना जाए, बिल्कुल तुक्का ही मत लगाओ, कतई तुक्का मत लगाओ, पहले वॉलेटिलिटी को पकड़ो फिर डायरेक्शन को पकड़ो। अभी तक आधे घंटे या जितना भी टाइम बीता है आपको मैंने ये बताने की कोशिश की कि ऑप्शन को बाय करना है, बाय करने से पहले वॉलेटिलिटी का चार्ट खोलो, चार्ट खोल करके कौन सा तुक्का लगाना है वो मैं 2 सेकंड में आपको बता रहा हूं। पर अभी तक आपने अगर कोई छोटा मोटा कोई कमेंट वगैरह कोई हाय हेलो लिखना हो तो लिख दो, माफ कीजिएगा। आ जाओ जी वापस। अभी तक हमने, अब हमें देखना है वॉलेटिलिटी कि मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही। हमारा सिंपल मैथमेटिक्स ये है, बाय क्या करेंगे नहीं करेंगे वो भी थोड़ी देर के बाद, पर सबसे पहले आ जाओ वॉलेटिलिटी पे। आओ, वही किया मैंने, ये मेरा वही इंडिया विक्स लगा हुआ था, मैंने इंडिया विक्स को क्लिक करा, उसका चार्ट लग गया।
हम इंट्राडे ट्रेडर हैं, हम इंट्राडे इसके अंदर वॉलेटिलिटी चेक करने के लिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाएंगे और 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा करके 5 मिनट का चार्ट ओपन कर लेंगे। आओ, जो सेटअप तक मैं आपको ले जाना चाहता हूं, आप उसमें 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपका काम हो जाएगा। ठीक है जी, ये हमारा चार्ट खुल गया, आपके सामने है। पिछले 2 तारीख 3 तारीख का वॉलेटिलिटी आपको दिख रहा है कि वॉलेटिलिटी किस तरीके से गिर रही है। तो मैं आपको ये अपनी तरफ से बता सकता हूं कि किसी 2 तारीख 3 तारीख में ऑप्शन बाय करने की कोशिश करके डायरेक्शन को पकड़ने की कोशिश की है, तो डायरेक्शन तो आपके फेवर में रही है भैया, पर आपको कुछ मिला नहीं है। उसका कारण आपकी एनालिसिस नहीं है। आप जितना मर्जी हैरान परेशान होते रहो कि भाई मैंने डायरेक्शन भी ठीक पकड़ ली, मेरा तुक्का भी ठीक था, मैंने सारी टेक्निकल एनालिसिस कर ली, मैंने पुट भी ठीक टाइम पे खरीद ली, पर ठीक टाइम पे खरीदने के बाद मेरे को तो कुछ भी नहीं मिला यार, बाजार भी मेरी डायरेक्शन में चला गया। पर उसके बाद हुआ क्या? वो इसलिए भैया आपका कुछ नहीं हुआ क्योंकि मार्केट में वोलेटिलिटी भयंकर तरीके से पिछले 2 दिनों से गिर रही है। ठीक है जी, यहां तक हम पहुंच गए। अब हम कर रहे हैं सोमवार की तैयारी। अब हमको कोई ऐसा सेटअप, कोई ऐसा इंडिकेटर मिल जाए जिसको हम लगाएं और वो लगाते ही हमको ऐसी प्रेजेंटेशन देने लगे और हमें बता दे कि मार्केट में वॉलेटिलिटी है या नहीं है। यही है ना अल्टीमेट क्रक्स। उसका तुक्का ये ले लो, इंडिकेटर पे जाओ। वही यार, वही कर रहे हैं पुराना, पहले सारे उड़ाओ, फ्रेश, पुरानी कोई बासी इंफॉर्मेशन नहीं रखेंगे। आओ जी, इंडिकेटर का नाम है सुपर ट्रेंड, सबने सुना हुआ है, लगाओ। और ये देखो इसका कमाल, सिंपल बैंड बनाकर चलता है। जब मार्केट में लाल बैंड बनने लग जाए तो इसका मतलब है कि वो नीचे की तरफ चल रहा है, और जब मार्केट में हरा बैंड बन जाए तो इसका मतलब है ऊपर की तरफ चल रहा है। यहां पर हम सिर्फ मार्केट की वॉलेटिलिटी को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे ही मार्केट में ये लाल बैंड बनने शुरू हो जाए, इसका मतलब है कि वॉलेटिलिटी नीचे की तरफ जा रही है। नीचे की तरफ वॉलेटिलिटी में ऑप्शन को बाय नहीं करना है, किसी कंडीशन में नहीं करना है। हमने ऑप्शन को बाय तब करना है, आपने सुबह उठ करके, अगर आप ऑप्शन बायर हो, ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजी पे काम करना चाहते हो, तो आप भाई साहब अपनी स्क्रिप्ट का चार्ट बाद में देखना, पहले वॉलेटिलिटी का चार्ट देखो, क्योंकि यही है असली माँ बाप। ऑप्शंस के प्राइसिंग बढ़ेंगे या घटेंगे, उसका बैकबोन आपकी स्क्रिप्ट नहीं है, उसका बैकबोन है वॉलेटिलिटी, चंचलता, के मार्केट में कितना ज्यादा उतार चढ़ाव, ऊपर नीचे होने की संभावना है। आप वॉलेटिलिटी विक्स इंडिया के कितने मर्जी वीडियो उठा करके देख लो, आप 15 मिनट में बोर हो जाओगे। सच बता रहा हूँ, रियल एप्लीकेशन पर कोई बात ही नहीं करता। वो आपको बताने की कोशिश करेंगे कि विक्स का मतलब है फियर इंडेक्स, ये इंडेक्स, वो इंडेक्स। ओ भाई, वो सब थ्योरी है। ये बता कि भाई कोई तुक्का ऐसा बता कि जिससे ये पता चले कि वॉलेटिलिटी बाजार में गिर रही है या उठ रही है। पहली बात, गिरती वॉलेटिलिटी में क्या करना है वो बता, और बढ़ती वॉलेटिलिटी में क्या करना है वो बता तो जाने। वो हमें क्या बता रहा है कि इंडिया विक्स के ये फियर इंडेक्स है, ये इंडेक्स है, वो इंडेक्स है, वो किताबी ज्ञान छोड़ दो। और किताबों से पैसा नहीं बनता है, पैसा बनता है यहाँ पर अपने आप को पहले बर्बाद करना पड़ता है। आ जाओ। तो भैया, ये छोटा सा तुक्का, 5 मिनट 15 मिनट जो टाइम फ्रेम अच्छा लगे वो लगा लो। ये देखो, सिंपल 5 मिनट लगा लो। होता है, आप बाजार जैसी बहुत तेजी से खुलता है ना, तो वॉलेटिलिटी या तो बहुत तेजी से गिराई जाती है या बहुत तेजी से उठती है। तो 5 1 मिनट का टाइम फ्रेम ठीक है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर आपको एक अंदाजा सा लग जाएगा कि मार्केट में वॉलेटिलिटी ऊपर है या नीचे। सिंपल ही तो है, पिछले 2 दिनों में मार्केट में वॉलेटिलिटी थी नहीं, ऑप्शन बाय करके ही नहीं चलना था। तो यहां तक मैं समझा पाया। दूसरा, एक और लोगों के मन में धारणा है कि हम इंडिया विक्स से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि मार्केट गिरेगा या उठेगा। गलत है, ऐसा करना छोड़ दो। हाँ, ऐसा कभी कभी होता है, और वो कभी कभी बहुत ज्यादा है, कि मार्केट में अगर वॉलेटिलिटी बढ़ती है ना तो बाजार गिर रहा होता है, पर ये हमेशा नहीं है। इसको आप हमेशा के लिए अपनी कॉपी में काले अक्षर से लिख करके डबल इन्वर्टेड कॉमर्स में नहीं लगा सकते, मत लगाना कि बाजार, मार्केट में वॉलेटिलिटी तेज हो गई इसका मतलब बाजार गिरेगा, इसका मतलब है मेरे को पुट खरीदनी है। करोगे तो बहुत बड़ा जहर पीने की कोशिश कर रहे हो, मत करना। वॉलेटिलिटी या इंडिया विक्स आपको यह बताने की कोशिश करेगा सिर्फ कि मार्केट में पैनिक या फियर या चंचलता कितनी है, मार्केट में ऊपर नीचे होने के चांसेस कितने हैं। और जब मार्केट में ऐसे लाल बैंड बनने लग जाए, वॉलेटिलिटी गिरने लग जाए, तो मान लेना मार्केट बिल्कुल डेड है, शांत है, सो रही है मार्केट, कुछ नहीं होने वाला। ऑप्शन बाय खरीद करके पड़े रहो, जितनी मर्जी डायरेक्शन पकड़ते रहो, कुछ नहीं मिलेगा, टट्टू, जीरो। और जैसे ही मार्केट में वॉलेटिलिटी आए, ये वॉलेटिलिटी आई, ये वॉलेटिलिटी आई, ये आई, ये वॉलेटिलिटी आई, ये वॉलेटिलिटी आई मार्केट में, देखते जाओ मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये वॉलेटिलिटी आई, ग्रीन बैंड्स बराबर है वॉलेटिलिटी ऊपर है, लाल बैंड्स बराबर है वॉलेटिलिटी नीचे है। मार्केट में ऑप्शन को बाय करके चलना है। हम ऑप्शन बाय तब करेंगे जब मार्केट में ग्रीन बैंड्स बनेंगे। ग्रीन बैंड्स का मतलब है वॉलेटिलिटी ऊपर है, लाल बैंड्स का मतलब है वॉलेटिलिटी नीचे। जब वॉलेटिलिटी नीचे होती है तो ऑप्शन के रेट नहीं बढ़ते हैं। एज अ बायर हमें प्रॉफिट तब होगा जब हमारे को हमारे खरीदे हुए माल के ऊपर रेट बढ़ के मिलेगा। सिंपल मैथमेटिक्स। इसमें मैंने क्या कोई कोई नई बात थोड़ी बताई आपको। क्लैरिकल, छोड़ो, आ गए। अभी तक हम ये कवर कर पाए
कि मार्केट में ऑप्शन को अगर आपने बाय करके चलना है तो उसके पीछे का साइंटिफिक गेम चल रहा है वॉलेटिलिटी में। वॉलेटिलिटी के लिए इंडिया विक्स का चार्ट लगाओ, 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाओ, सुपर ट्रेंड लगाओ, और सुपर ट्रेंड के ना उसकी सेटिंग में जाकर के ना कुछ पंगे लेने की कोशिश मत करना, वो ठीक है, जैसा लगा हुआ है वो अच्छा ही है। ये हमको सुपर ट्रेंड वैसे भी हम एज इस इंडिकेटर को यूज तो करते नहीं है, पर हाँ ये कम से कम ऐसे बैंड बना करके दिखा देता है जिससे ये पता चल जाता है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी का क्या हाल है। हो गया। हम मार्केट में वॉलेटिलिटी को कैसे समझना है, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट वॉलेटिलिटी कितने परसेंट है, कितने परसेंट होने वाली है, वॉलेटिलिटी की डेफिनेशन क्या है, ये सब नॉनसेंस है। एज अ ट्रेडर हमें ये बता दो कि मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ रही है या घट रही है। सोच के देखो, मैंने आपको बिल्कुल अल्टीमेट उस क्रक्स पे लाकर खड़ा कर दिया। इंडिया विक्स पर किताबें पढ़ लो, जो मर्जी कर लो आप उसके ऊपर, अल्टीमेटली तो आप यही करोगे ना कि भैया कुछ ऐसा बता, इंडिकेटर लगेगा, इंडिया विक्स लगा दिया, अब कुछ ऐसा बता कि भाई ये बता कि वॉलेटिलिटी बढ़ कब रही है घट कब रही है। ये है जी अल्टीमेट, कि भैया जब लाल बैंड बन जाए तो गिरनी शुरू हो जाती है, इस समय ऑप्शन बाइंग नहीं करना चाहिए, और जब ग्रीन बैंड बनते हैं तो वॉलेटिलिटी बढ़ती है, इस समय ऑप्शन बाइंग करना चाहिए। अब आओ आगे, यहां तक हम पहुंच गए ऑप्शन बाइंग। अभी तक हम ऑप्शन बाइंग में ये समझ पाए कि हमें ऑप्शन बाइंग कब करना है। पहली चीज, मैं ऑप्शन बाय तब करूंगा जब मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ रही होगी। मैं अब आ जाता हूं कि मैं क्या करूंगा, मेरा सेटअप सुनो। पहला, ऑप्शन बाय मैं तब करूंगा जब मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ेगी। अब आ जाओ दूसरे सेगमेंट पे जिसमें मैंने बड़ा जोर देकर के कहा हेजिंग। अब हेजिंग पे कहानी सुनो कि मैं क्या करूंगा। मार्केट मैं इस पर्टिकुलर ऑप्शन बाय को हेज कैसे बनाऊंगा, और वो भी कम कैपिटल में कैसे बनाऊंगा। खेल समझो, मार्केट 19,300 पर है, 19,300 की पुट मैंने लगा रखी है। मैं 19,300 की आ गया, 19,300 की कॉल और लगा दूंगा। मैं कहीं गलती कर रहा हूँ क्या है? मैं 19,300 की कॉल और लगा दूंगा। अब ये मेरा हेज कैसे बनेगा, ये मेरा हेज ऐसे बनेगा, ये देखो। मैं एक आपको और चीज दिखाता हूँ, मैं यहाँ जाऊंगा बास्केट में जाऊंगा, मैं आपको छोटी सी एक चीज दिखाता हूँ, यहाँ से आपको बहुत चीजें समझ आएंगी। देखिए, 19,300 की कॉल को इंट्राडे में मैं बाय करूंगा, 19,300 की पुट को मैं इंट्राडे में बाय करूंगा। ठीक है भैया, ये मेरा बन गया। आप इसको वीकली भी बना सकते हो, आप इसको मंथली भी बना सकते हो, जैसे मर्जी, कंसेप्ट समझ लो, उसके बाद जो मर्जी करते रहना। 19,300 की कॉल, 19,300 की पुट को मैं बाय करूंगा, मैं बाय करूंगा तो मैं ऑप्शन बायर हूं, ऑप्शन बायर हूं तो ऑप्शन बाय करके चलूंगा। हेज बनाना है तो हेज की डेफिनेशन क्या है, मैं अपनी कॉल की पोजीशन को पुट से हेज कर दूंगा और पुट की पोजीशन को कॉल से हेज कर दूंगा। अब आप इसका एक बार ना फोटो देख लो, उस फोटो से आपको सब कुछ समझ आ जाएगा कि मैंने क्या करने की कोशिश करी है। यहाँ देख लो, जब मैं इसकी एनालिसिस में जाऊंगा ना, ये फोटो बनेगी, ये आपके सामने फोटो भैया, ये फोटो है। इस फोटो का ये मतलब है कि इस समय बाजार 19,300 पर है। बाजार अगर ऊपर भागेगा मुझे प्रॉफिट आएगा, बाजार अगर नीचे भागेगा मुझे प्रॉफिट आएगा, बाजार अपनी जगह पर खड़ा रहेगा मुझे कुछ नहीं आएगा, मेरे को छोटा सा लॉस आ सकता है। पर मैं इसको काउंटर कैसे करूंगा कि मैं इसको ट्रेड को तभी बनाऊंगा जब मार्केट में वॉलेटिलिटी आने वाली है या वॉलेटिलिटी आ चुकी है। तो इस सिचुएशन के ऊपर बाजार के रुकने के चांसेस कम है, क्योंकि मेरा ट्रेड ही तब बन रहा है जब मार्केट में वॉलेटिलिटी है। समझ गए? मैं मार्केट में ट्रेड ही तब लूंगा जब हरे बैंड बनना शुरू हो जाएगा, और हरे बैंड का मतलब है मार्केट में चल चलता, और मार्केट में जब उतार चढ़ाव आने की चांसेस प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, उस समय ऑप्शन बाइंग, ऑप्शंस के जो प्राइसेस होते हैं वो तेजी से बढ़ते हैं। अब आप यहाँ पर आपके सवाल हो सकते हैं, भैया ये शायद ये स्ट्रैटेजी जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको स्टैडल कहते हैं। स्टैडल का मतलब होता है कि आपने एक पॉइंट पर आकर के, आप बाजार में आकर के रुक गए, आपने कहा कि मार्केट जहां मर्जी चला जाए भाई, मेरे को कुछ ऐसी चीज बताओ, कुछ ऐसी मेरे को टेक्निक तुक्का दे दो कि मेरे को मार्केट की डायरेक्शन से फर्क ही ना पड़े, मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, मेरे से छोटा मोटा मेरा कैपिटल लगा लो, और मेरे को शाम को 200-400-500 रुपए मेरे को निकाल करके उसमें से दे देना, मैं मार्केट की डायरेक्शन को प्रिडिक्ट नहीं करूंगा। ऐसा कोई तुक्का है? तो ये है सर वो आपका रामबाण तुक्का। ये काम करता है, किस किस कंडीशन पे काम करता है वो आप सुनिए। हमने इसमें क्या करा, हमने ऑप्शन कॉल, हमने कॉल को भी बाय कर लिया, पुट को भी बाय कर लिया, हमने एक स्टैडल बना दिया। और जो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये मैं कोई पहला आदमी नहीं हूं, भरा पड़ा है यूट्यूब, भरा पड़ा है पूरा का पूरा समाज। आपको 1 सेकंड में आप स्टैडल बाय लिखोगे ना और सब कुछ निकल करके सामने आ जाएगा, यूट्यूब पे डाल के देख लेगा।
पर कभी ये सोच करके देखा है कि स्टैडल बाय जो आप हमेशा एक कॉल खरीद लेते हो, पुट खरीद लेते हो, और आपके भी मन में चलता होगा जो ऑप्शन बाय करते हैं ना, और ऑप्शन बाय कर करके लॉस में जा चुके हैं, यार मैं कॉल खरीदता हूं तो पुट चल जाता है, पुट खरीदता हूं तो कॉल चल जाता है, यार मैं कभी ऐसा क्यों ना करूं, मैं कॉल पुट दोनों खरीद लूं और मार्केट को उसके हाल पे छोड़ दूं, मार्केट जहां मर्जी जाए मुझे प्रॉफिट आ जाए। और कितनी बार आप ये करते हो, आपको फिर भी लॉस आता है? लिखना कमेंट्स में। मैंने भी बहुत बार किया, मुझे लॉस आता था शुरुआती दौर में। उसका इलाज ये, वो क्यों लॉस आता है कि मार्केट में जब आप ऐसा स्टैडल या स्टैंगल बनाने की कोशिश करते हो ना, ये स्कीम तब फेल होती है जब मार्केट में वॉलेटिलिटी नीचे गिर रही होती है। नीचे गिरते एक बाजार के अंदर ऑप्शंस के रेट कभी बढ़ेंगे ही नहीं, करके देख लो। ऑप्शन के रेट बढ़ेंगे ही तब, दोनों तरफ के रेट। अभी आपको और आगे मैथमेटिक्स बताता हूं। ऑप्शन का रेट हमेशा तब बढ़ेगा जब मार्केट के अंदर में वॉलेटिलिटी आ रही है, क्योंकि वॉलेटिलिटी ऑप्शन का बैकबोन है। ये बात जीवन में याद रखना, ठीक है? अब आपने क्या करा, आपने खरीद लिया, आपने, चलो अभी बातों बातों में आप आ गए किसी की, और आपने कहा चलिए यार स्टैडल को बाय कर लेते हैं। मतलब स्टैडल बाय छोड़ो, आपने कहा यार मार्केट 19,300 पे खड़ा है, मार्केट में वॉलेटिलिटी आ गई है, कॉल को भी बाय कर लो, पुट को भी बाय कर लो, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, और वॉलेटिलिटी मार्केट में आ गई है। अब आ जाओ इधर, या आप इधर आ जाओ, इसको ले, ठीक है? अब इंडेक्स को मैं हटा रहा हूँ 1 मिनट के लिए। ये आपने 196, 197 मोटा मोटा आपने 20,000 पे लगाए, और 20,000 लगा करके आपने कॉल पुट को बाय कर लिया, और मार्केट भगवान की तरह से वॉलेटिलिटी भी आ गई। वॉलेटिलिटी आई और बाजार आपका नीचे की तरफ गिरा। अब जो समझा रहा हूं वो अगेन 5 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसंट्रेशन प्लीज। आ जाओ इधर। मार्केट 19,300 से नीचे गिरना शुरू हुआ, सुनने वाली बात है। 19,300 से नीचे गिरेगा तो पुटों के रेट बढ़ेंगे। पुट आपने खरीद रखा है 197 रुपए 60 पैसे का, इसका रेट बहुत तेजी से बढ़ेगा। क्यों तेजी से बढ़ेगा? एक तो मार्केट की डायरेक्शन आपके फेवर में, और दूसरी आपकी वॉलेटिलिटी आपके फेवर में। आप कहोगे यार कि यहां पर मार्केट में बड़ी बेवकूफ स्ट्रेटेजी बना दी यार, बेवकूफों वाली स्ट्रेटेजी है कि अगर मेरा कॉल का रेट बढ़ेगा या मेरा पुट का रेट बढ़ेगा तो उतना ही तो मेरा कॉल का रेट गिरेगा भी तो सही। कि अगर यहां पर मैं 100 पॉइंट के हिसाब से अगर मैं 5,000 बनाऊंगा, अगर फर्ज कर लो 1 मिनट के लिए कि पुट में आपको 200 वाला पुट आपको 300 हो गया, तो आपको 100 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ। तो 100 पॉइंट का प्रॉफिट है मतलब 5,000। आपको के भाई इससे तो बेहतर था कि मैं उधर वॉलेटिलिटी को पकड़ता, अपनी डायरेक्शन को पकड़ता, और डायरेक्शन के बेसिस के ऊपर मैं अपना 100 पॉइंट का मुनाफा कमा लेता। ये तो बेवकूफों वाली स्ट्रेटेजी हुई कि पुट में मेरे को प्रॉफिट आ रहा होगा और 100 पॉइंट ही मेरे कॉल में जा रहे होंगे, क्योंकि मार्केट में मैंने दोनों चीजें खरीद रखी हैं। इधर मेरी पुट बढ़ रही होगी तो उधर मेरी कॉल गिर भी तो रही होगी। आपका पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है, पर 50% करेक्ट है भैया। वो 50% कहां गलत है वो मेरी सुन लो। 50% आपका इसीलिए करेक्ट है कि डायरेक्शन, डायरेक्शन एस के बाजार नीचे गिरेगा तो पुटों के रेट बढ़ेंगे पर कॉल के रेट गिरेंगे। बिल्कुल ठीक है, 50% आपकी एनालिसिस नॉलेज हैट्स ऑफ है, सल्यूट है। पर 50% इंफॉर्मेशन आपकी इनकम्प्लीट ऐसे है कि उधर वॉलेटिलिटी जब बढ़ती है ना, तो जैसे जैसे कॉल पुट के रेट बढ़ते हैं ना, वैसे वैसे कॉल के रेट इतनी तेजी से नहीं गिरते हैं, क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ रही है। कॉम्प्लेक्स चीज बोल दी मैंने, नहीं समझ आ रही होगी कमेंट्स में डाल देना, आ गई हो तो थैंक यू लिख देना। कहना ये चाहते हैं, जब मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ती है तो ऑप्शंस, वॉलेटिलिटी को नहीं पता ना कि आपने कॉल खरीद रखा है या पुट खरीद रखा है या मार्केट की डायरेक्शन कहां पर जा रही है। वॉलेटिलिटी को यह पता है कि ऑप्शन के रेट में अब मेरे को ऑप्शन के रेट में मंदी नहीं आएगी। समझो बात को, जब उस वॉलेटिलिटी के बढ़ने से ऑप्शन के रेट में मंदी नहीं आएगी, ऐसी सिचुएशन में पुटों के रेट तो बहुत तेजी से बढ़ेंगे पर कॉल के रेट बहुत तेजी से नहीं गिरेंगे। ये बात कहना चाह रहा हूं। तो जहां पर आपको 100 पॉइंट का पुट की तरफ प्रॉफिट आ रहा होगा ना, तो वहां पर आपको कॉल की जगह पर 50 पॉइंट का लॉस आ रहा होगा, 100 पॉइंट का लॉस नहीं आ रहा होगा। तो आपने 100 रुपए कमाए, 50 रुपए दिए, 50 रुपए आपको घर मिल गए, 50 को 50 से गुना कर लो, 2,500 आप बच गए। ये है हेजिंग। एक तरीका था नेकेड ऑप्शन बाइंग। नेकेड ऑप्शन बाइंग में आपने क्या करना था कि आपने मार्केट की डायरेक्शन को पकड़ा, बाजार नीचे है तो आपने नीचे की तरफ की पुट खरीद ली, साथ में वॉलेटिलिटी के मिलाकर के आपने अपनी रोजी रोटी बना ली। समझते जाओ, आज नेकेड ऑप्शन बाइंग भी कवर हो गई और हेजिंग भी कवर हो गई। और आप मेरी तरह से एक ट्रेडर हो जो बहुत ज्यादा डरता है, जो मार्केट में सारे एडवेंचर कर चुका है, अपना सब कुछ बर्बाद कर चुका है, और उसको लगता है कि भाई मैं नेकेड ऑप्शन बाइंग नहीं करूंगा, पर मेरे को वॉलेटिलिटी की गेम समझ आ गई है, मैं हेज करके काम करूंगा। मेरे को नहीं चाहिए भाई साहब 5,000 10,000 रुपए, मेरे को तो 1,000 रुपए दे दो, पर मेरे को कुछ ऐसा दे दो कि मेरे को लॉस ना आए। वो हेज खड़ा करेगा।
वो हेज कैसे खड़ा करेगा? वो कॉल को भी खरीदेगा, पुट को भी खरीदेगा और मार्केट को उसके हाल पे छोड़ देगा। वो चार्ट देखेगा ही नहीं। मेरे जैसा आदमी, मेरे को चार्ट देखना ही नहीं, मैं कहता हूं, क्योंकि मैं हेज कर दी ना मैंने अपनी पोजीशन। मैंने कॉल भी खरीद ली, पुट भी खरीद ली, बाजार जहां मर्जी जाए। और मैंने वॉलेटिलिटी पे नजर रखी। वॉलेटिलिटी को मैं देखता रहा कि भाई मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ रही है या घट रही है। अगर वॉलेटिलिटी बढ़ रही है तो ये जो स्ट्रेडल बाय है, समझो बात को, ये देखो। आओ कुछ और दिखाते हैं। मैंने लिखा स्ट्रेडल बाय कब काम करता है। ठीक है, इन्वेस्टोपीडिया दुनिया की बहुत बड़ी वेबसाइट है, मेरी तो बनाई हुई नहीं है, मैं तो इसको मैनिपुलेट नहीं कर सकता। सबसे पहला लिंक आपके सामने ये खुला। अब ये स्ट्रेडल स्ट्रेडल बाय क्या होता है जी? पहले तो स्ट्रेडल बाय सुन लो, फिर कहोगे पता नहीं मयंक ने क्या मैनिपुलेशन करके दिखा दिया यार। लो, व्हाट इज स्ट्रेडल बाय? स्ट्रेडल बाय स्ट्रैटेजी, आओ जी देखो जी क्या है। स्ट्रेडल इज अ न्यूट्रल ऑप्शन स्ट्रैटेजी that involves simultaneously buying both call option and put option and call option for the underlying with the same strike price, same expiry date। यही करा मैंने। बाजार 19,300 पे खड़ा था, मैंने 19,300 की कॉल खरीद ली, 19,300 की पुट खरीद ली और मंथली एक्सपायरी की खरीद ली। मैंने यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस को भी सेम रखा, मैंने यहाँ पर एक्सपायरी को भी सेम रखा। एक कॉल खरीद ली, एक पुट खरीद ली, ये तो हो गया जी स्ट्रेडल बाय। ऐसा वी बनता है और ऐसा वी हमने आपको यहां पर भी अपनी तरफ से एक फोटो में दिखाया, आपके सामने दोबारा देख लो। ये है, ठीक है, वी है। मार्केट ऊपर गया तो मेरे को कॉल में मुनाफा, नीचे गया तो पुट में मुनाफा। मार्केट अपनी जगह पर खड़ा रहा तो मुझे लॉस। मार्केट के अपनी जगह पर खड़े रहने के चांसेस इसलिए बहुत ज्यादा नेग्लिजिबल है, कम है, क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी है। अभी तक अगर आप मेरे साथ हो तो कुछ आप चैट वैट में लिख देना। स्ट्रेडल की फोटो ऐसी बनती है। अब स्ट्रेडल काम कब करता है, इसकी डेफिनेशन इन्वेस्टोपीडिया से ही सुन लो। मेरी बात पे तो विश्वास करना है नहीं, जरूरत भी नहीं है, क्योंकि तसल्ली से चीजों को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करते हुए चलना है जी। हम नहीं मानते किसी की। एन ऑप्शन स्ट्रेडल इन्वॉल्व्स बाइंग बोथ। अभी हम बायर हैं तो अभी हम बाइंग की बात करेंगे। बोथ कॉल एंड अ पुट विद द सेम स्ट्राइक प्राइस, एक्सपायरी डिसीजन ऑन द सेम एसेट। अ लॉन्ग स्ट्रेडल पेज ऑफ। लॉन्ग स्ट्रेडल का मतलब है, लॉन्ग का मतलब होता है बाय, शॉर्ट का मतलब होता है सेल। ये बात याद रखना। अ लॉन्ग स्ट्रेडल पेज ऑफ व्हेन वॉलेटिलिटी इंक्रीजेस। क्या बोला? एंड द प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग मूव्स बाय लार्ज अमाउंट। स्ट्रेडल को हम बाय कर रहे हैं, इसका पहला आपका स्ट्रेडल तब कब काम करेगा? आप समझ रहे मैंने कैसे छोटी छोटी चीजों को क्लब करके एक पूरा पैकेज बना करके देने की कोशिश करी है आपको आज। शायद आप इस चीज का बहुत रिगार्ड करते हैं, क्योंकि इतना मान सम्मान जो आपने मुझे दे दिया, मैं फिर वो बोलूंगा आपको इधर उधर चला जाता है, बेकार की बातें करता है। हम क्या कर रहे हैं, जो स्ट्रेडल है ना, स्ट्रेडल का मतलब है कॉल और पुट दोनों को खरीद लिया मैंने, हेज कर दिया। मैं मार्केट की डायरेक्शन पकड़ना ही नहीं चाहता। मेरे को नहीं पढ़ना एक मिनट के लिए चार्ट रीडिंग में। मैं कहता हूं भैया छोड़ दो, मेरे को चार्ट रीडिंग छोड़ो, मेरे को उससे भी सरल कोई तुक्का दे दो। तो वो सरल तुक्का ये था आज कि भाई वोलेटिलिटी पढ़ लेगा, वोलेटिलिटी का चार्ट लगा ले, 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा के ये लाल और हरे बैंड लगा ले। मार्केट में जब ये हरा बैंड बनना शुरू हो जाए ना, तो मार्केट में वॉलेटिलिटी है। वॉलेटिलिटी में दो काम कर सकता है भाई। पहले तो नेकेड ऑप्शन बाय कर सकता है। नेकेड ऑप्शन बाय करनी है तो फिर मार्केट की डायरेक्शन को पकड़ना आना पड़ेगा। आ रही है बात समझ? बात समझ रही है मेरी? कि मार्क आपको चार्ट रीड करना आना पड़ेगा। अगर आपका चार्ट बोल रहा है कि बाजार नीचे जाएगा, वो किसी भी एनालिसिस के बेसिस पर बोल रहा हो, अगर आपका चार्ट बोल रहा है कि बाजार नीचे जाएगा और इधर आपको वॉलेटिलिटी बढ़ी हुई नजर आ रही है, तो आप वहां पर पुट बाय कर सकते हैं। मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं नेकेड पुट बाइंग के बस इतना बरखिलाफ हूं कि मैं आपको क्या बताऊं, नहीं करनी है। अगर नेकेड ऑप्शन बाइंग करनी है तो मार्केट की डायरेक्शन को पकड़ो, साथ साथ वॉलेटिलिटी को पकड़ो। अगर हेज बना करके चलना है, मोह माया से मुक्ति पानी है, लॉसेस दे दे करके चार्ट रीड करके अपना जीना मरना सब कुछ खत्म कर चुके हो, मेरी कैटेगरी तक पहुंच गए हो, आप कहते हो भाई अब मार्केट को, अब यार ये चार्ट वार्ट रीडिंग छोड़ो, अब अपन ने बहुत इंडिकेटर फिंडिकेटर लगा करके देख लिया, अब तो भाई कोई ऐसा तुक्का दे दे कि चार्ट रीड ना करना पड़े, फिर भी अपने को शाम को कुछ वन्नी अठन्नी बन जाए। तो ये एक छोटा सा ऑप्शन बाइंग का तुक्का था जो मैंने आपको आज देने की कोशिश करी। वॉलेटिलिटी को पकड़ लो। देखो वॉलेटिलिटी पकड़नी पड़ेगी, चाहे वहां पर नेकेड ऑप्शन बाइंग कर लो या हेज करके कर लो। नेकेड ऑप्शन में एक तरफ की ऑप्शन को बाय करते हो, हेज में दोनों तरफ की ऑप्शन को बाय करते हो। आई होप आपको बात समझ आ गई। और देख लेते हैं कि अगर इसी स्ट्रैटेजी में मैं कहूं कि भाई यही ना, कि मैंने पुट खरीद ली, 19,300 पर बाजार है, मार्केट मेरा चार्ट कहता है कि बाजार नीचे जाएगा, और उधर मेरे को पता चल गया कि वॉलेटिलिटी बढ़ रही है,
तो मैं 19,300 की पुट खरीदूंगा। अब इसका चार्ट खोल के देख लो, इसका चार्ट क्या कहता है, ये देखो, इसका चार्ट ऐसे बनेगा, ये देखो कॉल का सेगमेंट हट गया ना, मार्केट नीचे जाएगी तो मेरे को मुनाफा आएगा, मार्केट फ्लैट रहेगी या ऊपर की तरफ आएगी तो मेरे को लॉस आना शुरू हो जाएगा, ऑब्वियसली आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मार्केट मेरे डायरेक्शन की विपरीत चली गई ना। इसका काउंटर था, मैंने एक यहां पर कॉल बाय करके छोड़ दिया, मार्केट जहां मर्जी जाए, जब तक बाजार में वोलेटिलिटी रहेगी मेरे को कुछ ना कुछ मिलने के भरपूर चांसेस हैं। अब फिर से 10 सेकंड 20 सेकंड का ब्रेक, सवाल पूछने हैं, कमेंट्स लिखने हैं, चैट करनी है, लिखो। आ जाओ। हाँ जी, वेलकम बैक। अब अभी तक हमने कर लिया भैया, हम ऑप्शन बाय करके चलेंगे, हम हेज करके चलेंगे। अब तीसरी बात थी लो कैपिटल। भाई लो कैपिटल में आपने कहा भाई ये तो भाई कोई लो कैपिटल स्ट्रेटजी ना हुई यार, हमारे तो भाई तूने इधर क्या 200 200 400 भाई तूने 20,000 पे लगवा दिए ना भाई ना। इसका इलाज ले लो, 19,300 डॉक्टर कह रहा है, मंथली एक्सपायरी पकड़ लो, वीकली एक्सपायरी पर कर लो। कल आज क्या तारीख है, अब जब बाजार खुलेगा, पर हाँ यार अभी आपको एक आध दो चीज और बता देता हूँ। देखो सेफ तो ये है कि मंथली पे कर लो यार, अननेसेसरी पंगे लोगे, चीजों को कॉम्प्लेक्स होगा, रहने दो। मंथली पे कर लो, ठीक ठाक चल जाएगा। दूसरा आप कहते हो नहीं भाई वीकली पे करूंगा, वीकली की आदत लग गई है, तो वीकली पे इसको जितना मर्जी करते रहो, पर वीकली 9 तारीख को इसको मत करना। 9 तारीख के दिन में इसको आगे 9 और 7 16 तारीख वाले पे कर लेना, क्योंकि वीकली एक्सपायरी में जो ऑप्शन की प्राइसिंग होगी वो अपने फ्यूचर से हट करके अपने स्पॉट से मिलकर के चलनी शुरू हो जाएगी। इसमें बहुत सारे लोगों को बात ही नहीं समझ आएगी, कंफ्यूज हो जाएंगे। पहला तरीका, सबसे पहला तरीका तो ये है कि इस स्ट्रैटेजी को कोई भी इमीडिएट बेसिस पे डिप्लॉय नहीं करेगा, इसको सिर्फ पेपर ट्रेड ऑब्जर्व करेंगे, पेपर ट्रेड करेंगे, 3 महीने तक इसको लगा लगा करके देखेंगे और कॉपी में नोट करेंगे कि क्या जब मार्केट में वोलेटिलिटी आती है तो क्या उस दिन हेज स्ट्रेटेजी काम करती है, क्या उस दिन जब हम दोनों ऑप्शंस को बाय कर लेते हैं तो क्या वो हमको रिजल्ट देती है या लॉस देती है। वो जिस दिन जैसे जैसे रिजल्ट होंगे लोग मेरे को कमेंट्स में आप सब लिखेंगे। एक बार को जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो उसके बाद आप पेपर ट्रेड शुरू करेंगे। फिर पेपर ट्रेड में कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो फिर आपको ग्रीन सिग्नल है, सर्टिफिकेट मिल गया, आप एक आधे लॉट से काम को शुरू करके देख लेना। एट द एंड ऑफ द डे अगर आपके पास 1 लाख रुपया है तो आप सिर्फ 1 लाख में काम करेंगे। ये आपको जिसकी मर्जी कसम खाओ, पर आज ये कसम खा के यहाँ से जाना कि अगर 1 लाख रुपया है तो आप दोनों का मिलाकर के एक लॉट में काम करोगे। 20,000 रुपए का लॉट है तो आपके लाख के पीछे 5 लॉट बनते हैं, आपने ऐसा नहीं करना, वो जहर है, याद रखना। हमने अपने पूरे के पूरे सीन को डाइवर्सिफाई करके चलना है, अंधा विश्वास हम किसी पे नहीं करते हैं। 1 लाख रुपया होगा, एक लॉट बनाएंगे, जब 2 लाख हो जाएंगे तो फिर दो बनाएंगे, 50,000 होगा तो फिर कोशिश करेंगे कि कुछ और पैसा इकट्ठा करें या एक आधा लॉट से काम करें। पर आप शायद मेरी बात समझ गए, हम सारा का सारा पैसा उठ करके किसी एक स्ट्रैटेजी पे नहीं लगाते हैं, क्योंकि मार्केट हमें कभी भी किसी भी जगह पे सरप्राइज कर देगा, हमने उसे बच के रहना है। ठीक है मेरे भाई लोग। अब आओ, हाँ चलो एक बार वीकली पर बात कर लो। वीकली आप डिप्लॉय कर सकते हो पर एक्सपायरी वाले दिन नहीं, बाकी दिन ग्रीन सिग्नल, पैसा कम लगता है, काम आसानी से हो जाता है। कई मेरे भाई होंगे ना जिनके पास 20,000 रुपये नहीं होगा, मैं अपनी बात करूं, नहीं है मेरे पास 20,000 रुपये, क्या करूंगा पैसा बताओ। सोमवार को काम करना है और सोमवार को मार्केट में फर्ज करो कि वॉलेटिलिटी आ गई, फर्ज कर लो ना, आ सकती है वॉलेटिलिटी, क्यों नहीं आ सकती। ये देखो दिख नहीं रहा यहाँ पे कि थोड़ी थोड़ी आनी शुरू हो गई है आखिरी के 10 15 मिनट में। अब सोमवार को वॉलेटिलिटी आ जाए बाजार में और मन मेरा कर जाए तो मैं क्या करूंगा, मैं इन दोनों को मिला करके बना लूंगा ना। ये देखो ना, इसको मैं बाय करूंगा अगर इंट्राडे बेसिस पे, ये कितने लग रहे हैं इसमें, 3,000 रुपए, और इसको कर रहा हूं तो कितने लग रहे हैं मेरे, 6,000 रुपए। 6 और 3 मोटा मोटा 10,000 रुपए अगर मैं रख करके बैठा हूं अपने पास, तो 10,000 रुपए में मैं जो छोटा सा तुक्का लगा करके देख लूंगा, क्या परेशानी है। सिर्फ तुक्का लगा करके देख लूंगा ना, मतलब कम से कम नोट करना शुरू कर दूंगा, पेपर ट्रेड कर लूंगा, कहीं अपना स्किल डेवलप करना शुरू कर दूंगा, पर करूंगा हेज। मार्केट की डायरेक्शन को प्रिडिक्ट करने के चक्कर में नहीं पड़ूंगा, क्योंकि वॉलेटिलिटी आ गई है। वॉलेटिलिटी आई, इसका मतलब है अब ऑप्शंस के प्राइस तेजी से नहीं गिरेंगे, अब ऑप्शन के प्राइस बढ़ सकते हैं, और जब ऑप्शन के प्राइस बढ़ते हैं
तब ऑप्शन बायर का बेनिफिट होता है। और ऑप्शन के प्राइसेस कब बढ़ते हैं? जब मार्केट में वोलेटिलिटी आती है। ये था मेरा एक छोटा सा ऑप्शन बाइंग का हैक, तुक्का, सीक्रेट, जो मर्जी आप कहना चाहें, मैंने अपनी तरफ से ईमानदारी से आप सब सज्जन भाइयों को देने की कोशिश की। क्या क्या कवर किया? ऑप्शन बाइंग, हाँ जी ऑप्शन बाइंग करेंगे, बिल्कुल ऑप्शन बाइंग करी है। हेजिंग, बिल्कुल हेजिंग करके करी है। कॉल के साथ पुट को खरीदा है मार्केट में नेकेड, एक तरफ कॉल की तरफ और एक तरफ पुट की तरफ डायरेक्शन नहीं बनाई। तीसरा लो कैपिटल, बिल्कुल ठीक है जी, 10,000 रुपए में स्ट्रेटेजी बनाने की कोशिश करी है। चौथा बिगनर और फ्रेशर, क्योंकि मैं खुद बिगनर हूं यार, मैं खुद फ्रेशर हूं, मैं खुद कुछ नहीं आता, तो फिर मेरा मन करता है ना कि मैं अपने ही भाइयों से बात करूं। होता है ना, कभी आपने देखा है कि बच्चा जब नर्सरी केजी में स्कूल जाता है तो वो पहली दूसरे वालों को दोस्त बनाता है? नहीं बनाता ना, बनता ही नहीं है, वो सारे अपनी दुनिया में बिजी है। तो मैं किन को दोस्त बनाऊंगा? उन्हीं को ना जो मेरे साथ नर्सरी केजी में है, मेरे साथ के मेरे भाई बहन है, मेरे साथ रिक्शे में बैठ के स्कूल जाते हैं, वही मेरे मित्र हैं, वही मेरे दुख सुख के साथी हैं। तो मैं फ्रेशर बिगनर हूं, तो मेरे को उसी तरह के मेरे मित्र सामने से मिल रहे हैं और मुझे बड़ा आनंद आता है आपसे बातें करने में, लाइव करने में। अब आप मुझे कुछ कमेंट्स लिखते हैं, प्यार मोहब्बत करते हैं, मेरा फटाफट मन करता है आप सब लोगों को जवाब दूं, हालांकि मैं बहुत सारे हो जाते हैं तो डिले हो जाता हूँ जवाब देने में। पर शायद मैं आपको अपने मन का भाव बता पाया कि मेरे मन के भाव के अंदर मेरा वो वही मुझे उस भाई तक पहुंचना है जो कहता है कि भाई मेरे को काम सीखना है पर मैं फीस नहीं दे सकता। तो भाई मैं उस भाई के लिए हाजिर हूँ, जब तक जिंदा हूं तब तक तो हूँ, बाकी तो फिर भोलेनाथ को पता है, देखा जाएगा। अब भी 1 मिनट और लगाता हूं और बताता हूं कि इस ऑप्शन बाइंग हैक में मेरे पास आपके लिए बताने के लिए क्या था। अभी तक हम आपके साथ में छोटा मोटा कुछ कवर पर, हम वॉलेटिलिटी पर बात कर पाए, हम हेज पे छोटी सी बात कर पाए। हाँ एक इंपॉर्टेंट चीज आओ और देखो, दिमाग तो है ना भगवान की दया से। आपने कहा यार कि बाजार 19,300 पर है, तू 19,300 की कॉल पुट बाय कर रहा है, तू एक काम क्यों नहीं करता, तू इसको आउट ऑफ द मनी क्यों नहीं बाय करता, मतलब कॉल 19,400 की बाय कर ले, आउट ऑफ द मनी हो गई। और जो पुट है वो 19,200 की बाय कर ले, आउट ऑफ द मनी हो गई, तेरे को और सस्ती पड़ जाएंगी। ये जो भी गेम होगा, 1 मिनट के लिए देखते हैं, हालांकि मैंने मंथली लगा दी, अब तो हम 1 मिनट के लिए जरा वीकली देख लेते हैं। भाई तो 19,400 की कॉल को बाय कर ले वीकली, और 19,200 की पुट को बाय कर ले वीकली, और सस्ती हो गई। देखो कितने की हो गई, 70 और 30, 100, 5,000 रुपए का भाई सब स्प्रेड बन गया। अब इसकी फोटो दिखाता हूं आपको, असली मजा आपको वहां आएगा। ये फोटो कैसी बनती है वो देखो, उसको स्ट्रेंगल कहते हैं। स्ट्रेंगल का मतलब क्या होता है कि आपने ऑप्शन के प्राइस को ना थोड़ा थोड़ा आउट ऑफ द मनी कर दिया, पर आपने इंडेक्स को भी सेम रखा, आपने एक्सपायरी को भी सेम रखा। ये देखो 5 मिनट और उसके बाद ये प्रेजेंट भाई बंद हो गया, जीरो था वाला, गलती से इसको दोबारा लॉग इन फटाफट करा जाएगा। आओ ऑर्डर में जाएंगे, बास्केट में जाएंगे, बास्केट में जा करके हम एक पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे। अब जो हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसको स्ट्रेंगल कहते हैं। नाम है, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, नाम के चक्कर में मत पड़ना, कंसेप्ट क्लियर करते चलो, और कंसेप्ट क्या है उसको समझो। लो जी बन गया 5,000 रुपए का। इसकी फोटो देख लो, इसकी फोटो कैसी दिखती है जी। इसकी फोटो कुछ ऐसी सी दिखेगी, वो जो वी बनता है ना, इसका प्रिसाइज वी नहीं बनता, ये बीच में थोड़ी सी जगह फ्लैट हो जाती है। बात समझ रहे हो? जैसे ही ये जगह फ्लैट हो जाएगी ना, वैसे ही मार्केट ने अगर आपको प्रॉफिट देना है ना, तो प्रॉफिट देने के लिए पहले उसको थोड़ी देर फ्लैट रास्ता कवर करना पड़ेगा, फिर आगे भागना पड़ेगा। उसी तरह से ऊपर जाना है, अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो पहले थोड़ी देर फ्लैट चलेगा, फिर ऊपर भागेगा। नीचे जाना है तो थोड़ी देर फ्लैट चलेगा, फिर ऊपर भागेगा। ये आपको प्रॉफिट स्ट्रेडल से लेट देता है। स्ट्रेंगल क्यों लेट देता है? क्योंकि ये वी नहीं होता। 19,300 पर ही बाजार था और 19,300 पर ही हमने कॉल पुट बाय कर ली, इमीडिएट बेसिस के ऊपर प्राइस भागेगा, तो जो मेरी एटीएम कॉल है वो थोड़ी देर के बाद इन द मनी हो जाएगी और उसका डेल्टा बढ़ जाएगा। टेक्निकल है पर आप अपने मतलब की बात सुन लेना सिर्फ इसके अंदर, कि जैसे ही मेरी ऑप्शन इन द मनी होगी वो मुझको रिजल्ट अच्छा देना शुरू करेगी। और अगर मैंने ये स्ट्रेडल बना रखा है, स्ट्रेडल से मतलब है कि अगर मैंने इस प्रकार की कोई चीज बना रखी है कि मैं अपने स्ट्राइक प्राइस से थोड़ा थोड़ा दूर हट गया हूं, दूर हट गया हूं से मतलब है ये देखो। और एक चीज भी बताऊंगा इसके बाद, अगर मैं अपने स्ट्राइक प्राइस से दूर हट गया हूं, मतलब 19,300 से दूर हट गया, मतलब 19,400 की कॉल खरीद ली, 19,200 की पुट खरीद ली, मतलब मैंने थोड़ा डिस्टेंस को वाइड कर दिया, तो मेरा मार्जिन तो कम लगेगा पर मेरे प्रॉफिट आने में मार्केट को ताकत ज्यादा लगानी पड़ेगी। ये बात याद रखना, ठीक है? अभी हमने पहले वी बनाया, वी का मतलब है एटीएम,
फिर हमने छोटा सा ये बनाया, बीच में चपटी सी लाइन, और उसके बाद ऐसा सा कुछ बनाया। वो फोटो अभी 1 मिनट में दोबारा जाते हैं। अब आपको एक चीज और दिखाता हूँ। आप एक और भाई आ सकते हैं सामने से, वो ये कह सकता है भाई कि तू एटीएम भी दिखा दिया, तूने आउट ऑफ द मनी दिखा दिया, भाई एक बार इन द मनी भी दिखा दे कि ये इन द मनी कैसे काम करेगा। तो इन द मनी में मैं 19,200 की कॉल लूंगा और 19,400 की पुट लूंगा। ये देखो, अब मेरा मार्जिन लगेगा ज्यादा। इन द मनी चला गया। इन द मनी ऑप्शंस प्राइस ही होती है। आपको और नॉलेज एनहांस करने के लिए समय मिले तो ऑप्शन चेन को देखना समझना शुरू करेंगे। मार्जिन ज्यादा लगेगा क्योंकि इन द मनी, जैसे आप इन द मनी जाएंगे आपके ऑप्शन के रेट बढ़ जाएंगे। और अब हम इसकी फोटो बना करके देखते हैं कि इसकी फोटो कैसी बनती है भाई। अब मैं इन द मनी कॉल हो गई मेरी 19,200 की मैं एक कॉल बाय करूंगा और 19,400 की मैं एक पुट बाय करूंगा। मार्जिन लगेगा मेरा वीकली एक्सपायरी में। आप देख रहे हैं मैंने तीनों ऑप्शन बताने की कोशिश की। जब मैं एटीएम पर रहता हूं तो मार्जिन 10,000 लगता है। जब मैं आउट ऑफ द मनी हो जाता हूं तो मेरा मार्जिन 5,000 लगता है। जब मैं इन द मनी चला जाता हूं तो मेरा मार्जिन 15,000 लगता है। अब जब 15,000 रुपए लगेगा मार्जिन, तो क्या होगा? तो आपका वी ही बनेगा। पर आपको अब इससे लाभ क्या होगा, वो लाभ सुनिए। वो लाभ आपको ऐसे होगा कि जितना आप इन द मनी जाएंगे उतना आपका मार्जिन तो ज्यादा लगेगा, पर आपका ट्रेड अगर एक डायरेक्शन में भागेगा तो आपका जो प्रॉफिट आपको स्क्रीन पर नजर आएगा ना, वो बहुत जल्दी और बहुत बेहतर, बहुत अच्छा नजर आएगा। एट द मनी, आउट ऑफ द मनी, इन द मनी, तीनों के ऊपर आप अपने स्ट्रेडल्स ट्रैंगल लगा लगा करके अपनी नॉलेज एनहेंस करनी शुरू करें। पर आपको ये करनी तब है जब मार्केट में वोलेटिलिटी इंक्रीज होगी। तब वॉलेटिलिटी नीचे है, ऑप्शन बाइंग नहीं करनी है, काटा मार दो। आपको ऑप्शन बाइंग पे स्ट्रेटजीज हद मिलेंगी, पर ऑप्शन बाइंग के साथ उसका कोरिलेशन वॉलेटिलिटी पे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। ये मेरे दिमाग में था एक आपको चीज देना कि ऑप्शन बाइंग हम कर करके घर परिवार बर्बाद कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं वापस कि ऑप्शन बाइंग भी करें, हेज भी करें, और ऐसी जगह पर ऑप्शन बाइंग करें जहां पर ऑप्शन बाइंग के सक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो शायद मैं अपनी आज उस, मुझे तो लगता तो है कि मैंने एक ईमानदार कोशिश की। अब आप मुझे उसका जवाब लिख करके दें, क्या ये मेरी कोशिश कामयाब हुई या फेल हो गया है। मेरी तरफ से ऑप्शन बाइंग के ऊपर जो मैं हैक आपको देना चाहता था, माफ कीजिए, जो तुक्का आपको देना चाहता था वो ये। पर हाँ, ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं है, ट्रेड कोई नहीं करेगा। 3 महीने प्रैक्टिस, 3 महीने ऑब्जर्वेशन, उसके 3 महीने पेपर ट्रेड। उसके बाद आपको किसी से कुछ नहीं पूछना है, आप अपने आप के ऊपर हैं, मौज करें। एक छोटा सा अपडेट, संडे है कल 10 बजे लाइव मार्केट करेंगे, लगाएंगे तुक्का और देखेंगे अपनी चार्ट रीडिंग का स्किल कि हम चार्ट रीडिंग में क्या कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे। अगर आप ठीक समझें, हमारे साथ आप ज्वाइन होना चाहें तो कोई बात ही नहीं, हम तो बहुत आनंद आता है, आप सवाल पूछते हैं और साथ में हम कुछ छोटा मोटा तुक्का लगाने की पिछले 2 हफ्ते से कोशिश कर रहे हैं और भगवान की तरह से ठीक ही चल रहा है। तुक्का ठीक नहीं चल रहा, तुक्का तो ठीक ही है, वो तो जो हो रहा है सो हो रहा है, प्रॉफिट लॉस तो पार्ट ऑफ बिजनेस है। पर कम से कम आप लोगों के साथ जो जो इंटरेक्शन हो रहा है, जो प्यार मोहब्बत आप दे देते हैं, उसको तो मैं क्या, शब्द नहीं है मेरे पास, उसकी तो व्याख्या नहीं की जा सकती। फिलहाल के लिए भाई लोग आज के लिए इतना ही है। जो पता था, जो करता हूँ, जो करना चाहता हूँ, ईमानदारी से आपको बताने की कोशिश की है, ठीक समझे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में विचार कीजिएगा। और अगर आपको लगे कि ये इन्फॉर्मेशन, ऑप्शन बाइंग वाली इन्फॉर्मेशन किसी मेरे दूसरे भाई के काम आ सकती है, तो फॉरवर्ड कर दीजिएगा। हो सकता है शायद जीवन में वो कुछ कर पाए या ना कर पाए, पर मेरी समझ कहती है कि शायद अपने लॉसेस को कंट्रोल करने तक अगर हम पहुंच गए तो प्रॉफिट आ जाएगा सर। लॉस को कंट्रोल कीजिए, वो बताइए मुझको कि लॉस कैसे कंट्रोल होता है, मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ। गेम दो ही है ना, प्रॉफिट के पीछे भागते ही हो या लॉसेस को कंट्रोल कर लो। लॉसेस को कंट्रोल कर लोगे तो प्रॉफिट अपने आप आना शुरू हो जाएगा। जब कोई अननेसेसरी पंगे लोगे ही नहीं, उल्टे सीधे ट्रेड नहीं लोगे, आराम से शांति से डिसिप्लिन में रहोगे, तो रिवॉर्ड तो मिलेगा ही ना यार। जा करके उल्टी सीधी स्ट्रैटेजीज के अंदर जाओगे तो फिर पैसे तो देने ही है ना, फिर उसमें क्या चीज है। चलो, वीडियो को कंक्लूड करते हैं, बात को खत्म करते हैं, वाणी को विश्राम देते हैं, आज्ञा लेते हैं आपसे। ठीक ठाक रहा तो कल सुबह 10 बजे फिर मिलेंगे, लाइव मार्केट में कुछ तुक्का लगाएंगे। और अपना ख्याल रखिएगा, पैसे बचाइए, सब बचाएंगे तो ही पैसा बनाएंगे। अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, एंड हैव अ एब्सोल्युटली परफेक्ट वीकेंड अहेड। बाय।